दोस्तों शुरू करते हैं केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान की महाक्लास। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन है हेलो एल्केन डार्क बोतल में स्टोर किए जाते हैं। इथाइलिन एल्कोहल अंतरिक्ष यान में फ्यूल को जमने से रोकता है। फिनोल को कार्बोलिक एसिड भी कहा जाता है। शराब में मेथनॉल होता है। तो इनमें से जो गलत है वो है ऑप्शन 4। दोस्तों, शराब में मेथनॉल नहीं बल्कि इथाइल अल्कोहल होता है या फिर एथनॉल कह सकते हैं। दोस्तों, आप टेबल के माध्यम से देख सकते हैं कि कौन सी अल्कोहल ब्रांड का रॉ मटेरियल यानी किससे बनी होती है। जैसे बियर बार्ले से बनी होती है यानी जौ से। ब्रांडी ग्रेप से बनी होती है। रम शुगर केन यानी गन्ने से बनी होती है। वोडका पोटाटोज यानी आलू से बनी होती है। विस्की सीरियल ग्रेन्स से बनी होती है। वाइन की बात करें, वाइन भी ग्रेप्स के बनी होती है। दोस्तों, इनमें अल्कोहल कंटेंट वेरी करता है, जो कि लगभग 5% से लेकर 40% तक हो सकता है। बियर में लगभग 5 से 8% ही अल्कोहल होता है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत का चयन कीजिए। तो जापान के हिरोशिमा पर लिटिल बॉय बम गिराया था। नागासाकी पर फैटमैन और लिटिल बॉय यूरेनियम 235 से बने थे। परमाणु बम का आविष्कार रॉबर्ट ओपनहीनियर ने किया था। तो इनमें से जो गलत है वो है ऑप्शन 3। दोस्तों, लिटिल बॉय जो कि हिरोशिमा पर गिराया गया था वो यूरेनियम 235 से बना हुआ था, जबकि फैटमैन जो कि नागासाकी पर गिराया गया था वो प्लूटोनियम 239 से बना हुआ था। बाकी तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगर आपसे पूछ ले कि हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया, तो इसका आंसर होगा एडवर्ड टेलर ने। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत का चयन कीजिए। हीरा और आयोडीन ऐसे नॉन मेटल है जो चमकदार है। सोडियम एकमात्र ऐसा मेटल है जिसे चाकू से पनीर की तरह काटा जा सकता है। गैलियम एक ऐसा मेटल है जो मात्र हाथ पर रखने से पिघल जाता है। मरकरी एक लिक्विड मेटल है जो कि इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छा चालक होता है। तो इनमें से जो गलत है वो है ऑप्शन 4। फोर्थ ऑप्शन इसलिए गलत है कि मरकरी एक लिक्विड मेटल है, ये तो बात सही है, लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी का एक पुअर कंडक्टर होता है, पुअर चालक होता है। बाकी आप हीरा और आयोडीन को देख सकते हैं, ये ऐसे नॉन मेटल है जो चमकदार होते हैं। धुएं वाले बम बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सल्फर, आरडीएक्स, फॉस्फोरस, पोटेशियम। तो इसका आंसर होगा फॉस्फोरस। दोस्तों, फॉस्फोरस बम बहुत ही खतरनाक होते हैं। ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते वहाँ पर धुआं फैला देते हैं, जिससे सांस लेने में काफ़ी दिक्कत होती है। रूस और यूक्रेन युद्ध में भी रूस पर फॉस्फोरस बम का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया था। पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे बना धागा स्टील से भी मजबूत होता है? रायोन, जूट, वूल, नायॉन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4 नायॉन। तो नायॉन से बना धागा स्टील से भी मजबूत होता है। इस नायॉन के धागे से पैराशूट और माउंटेन पर चढ़ाई करते हैं, इनमें इस्तेमाल किया जाता है। छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत का चयन कीजिए। दूध का नेचर थोड़ा एसिडिक यानी अम्लीय होता है। टूथपेस्ट का पीएच 7 से कम होता है। पीएच बढ़ने से एसिडिटी कम होती है। खून का पीएच 7 से ज़्यादा होता है। तो इनमें से जो गलत है वो है ऑप्शन 2। दोस्तों, टूथपेस्ट का पीएच 7 से ज़्यादा होता है, ना कि कम। टूथपेस्ट, डिटर्जेंट, सोप ये सारे सारे बेसिक नेचर के होते हैं। बाकी तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है। दोस्तों, पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। यह 0 से लेकर
14 तक होती है, जिसमें 0 से लेकर 7 तक एसिडिक, 7 से लेकर 14 तक बेसिक होता है और 7 न्यूट्रल माना जाता है। वाटर की पीएच 7 होती है, दूध की पीएच 6.7 होती है, ब्लड की पीएच 7.4 होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत का चयन कीजिए। इलेक्ट्रिक बल्ब फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। इलेक्ट्रिक हीटर आयरन वायर के होते हैं। सबसे पतली चादर गोल्ड की बनाई जा सकती है। सबसे अच्छा चालक इलेक्ट्रिसिटी का चांदी होता है। तो इनमें से जो गलत है वो है ऑप्शन सेकंड। दोस्तों, इलेक्ट्रिक हीटर में जो वायर यूज होती है वो नाइक्रोम की होती है। नाइक्रोम निकल, क्रोमियम और आयरन का एक अलॉय होते हैं। नाइक्रोम वायर की रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। दोस्तों, बल्ब में जो गैस फिल की जाती है वो है आर्गन और नाइट्रोजन का मिक्सर। जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है। स्पोर्ट्स वायर होती हैं, लेकिन जो स्पोर्ट्स वायर होती है वो लेड की होती है। 8वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत का चयन कीजिए। वाइट फॉस्फोरस को पानी में स्टोर किया जाता है। लेड सबसे भारी स्टेबल मेटल है। पीरियोडिक टेबल में कुल 7 मेटलॉइड्स है। हीलियम नोबल गैस पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस है। तो इनमें से जो गलत है वो है ऑप्शन 4। हीलियम नोबल गैस पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस नहीं है। दोस्तों, पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस की बात करें तो वो नाइट्रोजन है। अगर नोबल गैस में भी बात करें तो पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली नोबल गैस आर्गन गैस है, ना कि हीलियम। अगर आपसे पूछ लिया कि पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली नोबल गैस कौन सी है, तो इसका आंसर हीलियम होगा। दोस्तों, मेटलॉइड्स वे होते हैं जो कि ना तो मेटल होते हैं और ना ही नॉन मेटल। ऐसे 7 एलिमेंट हमारी पीरियोडिक टेबल में हैं। 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत का चयन कीजिए। इलेक्ट्रिक बल्ब में आर्गन इनर्ट गैस होती है। एरोप्लेन टायर में जिनोन गैस होती है। स्ट्रीट लाइट में सोडियम गैस होती है। चिप्स पैकेट में नाइट्रोजन गैस होती है। तो इनमें से जो गलत है वो ऑप्शन सेकंड। दोस्तों, एरोप्लेन के टायर में हीलियम गैस भरी जाती है। हीलियम गैस हल्की भी होती है और साथ ही यह रिएक्टिव नहीं होती, इसलिए एरोप्लेन के टायर में हीलियम गैस भरी जाती है, ना कि जिनोन। बाकी तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है। दोस्तों, चिप्स के पैकेट में थोड़ी सी ही चिप्स होती है, बाकी पूरा पैकेट नाइट्रोजन गैस से भरा होता है। 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत का चयन कीजिए। कैमरे की फ्लैश लाइट का फिलामेंट मैग्नीशियम का होता है। आयरन की गैल्वेनाइजेशन करने के लिए जिंक का यूज होता है। पेट्रोल में एंटी नॉकिंग एजेंट के लिए लेड का यूज होता है। फोटोग्राफिक प्लेट पर सिल्वर आयोडाइड AgI का यूज होता है। तो इनमें से जो गलत है वो है ऑप्शन 4। दोस्तों, फोटोग्राफिक प्लेट में सिल्वर ब्रोमाइड यानी AgBr का यूज होता है, जबकि सिल्वर आयोडाइड का यूज कृत्रिम बारिश कराने के लिए होता है। इसमें सिल्वर आयोडाइड को ग्राउंड से एरोप्लेन के जरिए बादलों के ऊपर ले जाया जाता है और उसका छिड़काव किया जाता है। सिल्वर आयोडाइड अपने टारगेट पर पहुंचकर आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन करते हैं, जिससे वजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और बारिश होने लगती है। 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एसिड सही से मैच नहीं है। दोस्तों, नींबू में सिट्रिक एसिड होता है। टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड होता है। सेब में मैलिक एसिड होता है। अंगूर में टाइट्रिक एसिड होता है। दूध में लैक्टिक एसिड होता है। चिट्टी या मधुमक्खी कह लो, इनके डंक में फॉर्मिक एसिड होता है। सिरका विनेगर में एसिडिक एसिड होता है। विटामिन सी एस्कोर्बिक एसिड है। स्टमक में एसियल एसिड होता है। एसिड रेन में सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड होता है। ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट, सारे सही है। तो इसका आंसर होगा सारे सही है। दोस्तों, आपको पूछ ले कि अलम यानी फिटकड़ी एसिडिक होती है या बेसिक, तो इसका आंसर होगा एसिडिक। 12वां क्वेश्चन है, विनेगर में कौन सा एसिड पाया जाता है। एसिटिक एसिड, एथेनोइक एसिड,
गैलीसिल एसिड। तो तीनों, इसका आंसर होगा तीनों। दोस्तों एसिडिक एसिड, इथेनोइक एसिड, गैलीसिक एसिड, ये तीनों एक के ही नाम हैं। 13वां क्वेश्चन है, एलपीजी कुकिंग गैस में मुख्य रूप से क्या होता है? इथेन, प्रोपेन, बुटेन, पेंटेन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, बुटेन। दोस्तों एलपीजी गैस में बुटेन और प्रोपेन होता है, लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि मुख्य रूप से कौन सा होता है, तो उसका आंसर होगा बुटेन। 14वां क्वेश्चन है, एलपीजी की अपनी कोई गंध नहीं होती, यानी ये ऑडरलेस होती है, इसलिए लीकेज को पहचानने के लिए इसमें डैश कंपाउंड मिला दिया जाता है। तो दोस्तों एलपीजी की खुद की कोई स्मेल नहीं होती, इसलिए इसमें लीकेज को पहचानने के लिए इथाइल मैर्केटम मिला दिया जाता है। यूरिया में कितने परसेंट नाइट्रोजन पाई जाती है? ऑप्शन ए 50%, 48%, 40%, 44%। तो इसका आंसर होगा 40%। 16वां क्वेश्चन है, ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस कौन सी है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन। तो इसका आंसर होगा हाइड्रोजन। दोस्तों सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस है हाइड्रोजन। सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली नोबल गैस की बात करें तो इसका आंसर होगा हीलियम। पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस है नाइट्रोजन। दोस्तों हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है, जबकि यूरेनियम को आशा का ईंधन कहा जाता है। 17वां क्वेश्चन है, वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बनाने की प्रोसेस से संबंधित गलत कथन कौन सा है? इसमें निकल कैटालिस्ट की जरूरत पड़ती है, यह अनसैचुरेटेड कार्बन को सैचुरेटेड कार्बन में बदलता है, इस प्रोसेस से बना घी शरीर के लिए लाभदायक होता है, इसे हाइड्रोजनेशन प्रोसेस कहा जाता है। तो इनमें से जो गलत है वो है ऑप्शन थर्ड। दोस्तों इस प्रोसेस से बना घी शरीर के लिए बिल्कुल भी लाभदायक नहीं होता। दोस्तों वेजिटेबल ऑयल होता है वो अनसैचुरेटेड कार्बन होता है, जबकि वेजिटेबल घी सैचुरेटेड कार्बन होता है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन शरीर के लिए लाभदायक नहीं होता। और दोस्तों इसमें हाइड्रोजन की एडिशन की जाती है, इसलिए इसे हाइड्रोजनेशन प्रोसेस कहा जाता है। 18वां क्वेश्चन है, गैस वेल्डिंग में कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? ऑक्सीजन, एसिटाइलिन, ऑक्सो एक्सटाइलिन, नॉन ऑक्सी एक्सटाइलिन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, ऑक्सी एसिटाइलिन। दोस्तों गैस वेल्डिंग में दो सिलेंडर होते हैं, एक में ऑक्सीजन और एक में एसिटाइलिन। दोनों को कंबाइन यूज करके ही गैस वेल्डिंग की जा सकती है। 19वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ताजमहल का पीला रंग एसिड रेन के कारण हुआ है, ओजोन एक अनस्टेबल गैस है, ग्रुप 1 को अल्कलाइनिंग अर्थ मेटल कहा जाता है, एफ ब्लॉक में टोटल 28 एलिमेंट होते हैं। तो इसका आंसर होगा ग्रुप 1 को अल्कलाइनिंग अर्थ मेटल नहीं कहा जाता, जबकि अल्कलाई मेटल कहा जाता है, जबकि ग्रुप सेकंड को अल्कलाइनिंग अर्थ मेटल कहा जाता है। दोस्तों ओजोन एक अनस्टेबल गैस है, ये टूटकर ऑक्सीजन और एक सिंगल ओ में कन्वर्ट हो जाती है। दोस्तों ग्रुप सेकंड को अल्कलाइनिंग अर्थ मेटल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो मेटल है उसके ऑक्साइड और हाइड्रो ऑक्साइड अल्कलाइनिंग नेचर के होते हैं, सिर्फ बेरिलियम को छोड़कर, क्योंकि इसके ऑक्साइड और हाइड्रो ऑक्साइड एम्फोटेरिक होते हैं। इसका मतलब ना तो बेसिक होते हैं और ना एसिडिक, जबकि बाकी सारे मेटल का ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं, यानी अल्कलाइन नेचर के होते हैं, और ये धरती के अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें अल्कलाइनिंग अर्थ मेटल कहते हैं। 20वां क्वेश्चन है, नेचुरल रबड़ का मोनोमर यूनिट कौन सा होता है? आइसोप्रीन, स्टाइरिन, इथाइलिन, आइसोब्यूटाइल। तो इसका आंसर होगा आइसोप्रीन। निम्नलिखित में से कौन सी नोबल गैस एटमॉस्फेयर में नहीं पाई जाती? आर्गन, रेंडोम, हीलियम, क्रिप्टॉन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, रेंडोम। दोस्तों
यह नोबल गैस एटमॉस्फेयर में नहीं पाई जाती, लेकिन जब इसकी मात्रा एटमॉस्फेयर में बढ़ जाती है, इसका मतलब भूकंप आने का संकेत है। तो भूकंप आने पर एटमॉस्फेयर में रेडोम नोबल गैस की मात्रा बढ़ जाती है। 22वां क्वेश्चन है, बुलेट प्रूफ जैकेट में कौन सा पॉलीमर का यूज होता है? नाइलॉन, राइनॉन, केवलर, डेक्रोन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, केवलर। 23वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत का चयन कीजिए। जो फाइबर प्रूफ मटेरियल होते हैं वो एस्पोगर्ड से बने होते हैं, नॉन स्टिक यूटेंसिल टेफलॉन के बने होते हैं, टूथब्रश के ब्रिस्टल नायलॉन के बने होते हैं, बुलेट प्रूफ विंडो पॉलीअमाइड की बनी होती है। तो इसका आंसर होगा बुलेट प्रूफ के विंडो पॉलीअमाइड के नहीं बल्कि पॉलीकार्बोनेट के बने होते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि नॉर्मल गिलास, जबकि बुलेट प्रूफ गिलास में नॉर्मल गिलास के बीच में पॉलीकार्बोनेट की लेयर लग दी जाती है। गिलास के संबंध में गलत कथन कौन सा है? गिलास का नेचर अमोर्फस सॉलिड होता है, ये हाइड्रोफ्लोरिक एसिड में घुल जाते हैं, गिलास पर लिखने के लिए डायमंड का उपयोग किया जाता है, इनमें मेटल ऑक्साइड के कारण रंग आता है। तो इनमें से जो गलत है वो है ऑप्शन थर्ड। दोस्तों गिलास को यानी कांच को काटने के लिए डायमंड का यूज होता है, जबकि गिलास पर लिखने के लिए हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का ही यूज किया जाता है। इसे अटैच ऑफ गिलास भी कहते हैं, यानी कलाकारी करना। 25वां क्वेश्चन है, मीथेन गैस के बारे में गलत कथन कौन सा है? यह कलरलेस होती है, यह ओडरलेस यानी गंधहीन होती है, यह हवा से भारी होती है, इसे मार्स गैस भी कहा जाता है। तो इनमें से गलत है वो ऑप्शन थर्ड, ये हवा से हल्की होती है ना कि भारी। दोस्तों जानवर जो जुगाली करते हैं उसमें से मीथेन गैस निकलती है। अगर आपसे पूछ ले कि धान के खेत में कौन सी गैस होती है, तो इसका आंसर भी मीथेन होता है। कूड़ा करकट में भी मीथेन गैस होती है, बायोगैस में भी मीथेन गैस होती है। हेनरी बेकरल द्वारा लैब में देखी गई चमकदार वस्तु क्या थी? थोरियम, यूरेनियम, फ्रैंकियम, सीजियम। तो इसका आंसर होगा यूरेनियम। 27वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गलत का चयन कीजिए। न्यूक्लियर फ्यूजन में बड़े मॉलिक्यूल का टूटना, न्यूक्लियर फ्यूजन में छोटे न्यूक्लियाई का जुड़ना, न्यूक्लियर पावर प्लांट में अनकंट्रोल रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्टर की खोज एनरिको फेर्मी ने की थी। तो इनमें से जो गलत है वो है न्यूक्लियर पावर प्लांट में अनकंट्रोल रिएक्शन। दोस्तों न्यूक्लियर पावर प्लांट में कंट्रोल न्यूक्लियर रिएक्शन होती है, जबकि न्यूक्लियर बम में अनकंट्रोल न्यूक्लियर रिएक्शन होती है। दोस्तों न्यूक्लियर प्लांट में कंट्रोल न्यूक्लियर रिएक्शन होती है, इसमें कंट्रोल रोड्स का यूज़ किया जाता है। ये वाटर को गर्म करके उसको स्टीम में कन्वर्ट करते हैं, और ये स्टीम बड़े बड़े जनरेटर को चलाने में काम आती है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। 28वां क्वेश्चन, जब यूरेनियम 235 एक न्यूट्रॉन से टकराता है तो वह ब्रेनियम, क्रिप्टॉन और 2 न्यूट्रॉन में टूट जाता है और 200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी निकालता है। इनमें से गलत का चयन कीजिए, यानी कौन सा पॉइंट गलत है? ए, 2, 3 और 4। तो इसका आंसर होगा 3। दोस्तों इस रिएक्शन में एक न्यूट्रॉन से टकराकर यूरेनियम 3 न्यूट्रॉन निकालता है। यहाँ पर 2 लिख रखा है इसलिए ये पॉइंट गलत है, बाकी सभी सही है। आप ये रिएक्शन देख सकते हैं। 29वां क्वेश्चन, न्यूक्लियर रिएक्टर के संबंध में क्या सही नहीं है? न्यूक्लियर रिएक्टर में ग्रेफाइड और हैवी वाटर मंदक यानी मॉडरेटर का काम करते हैं। ब्रोन और कैडमियम की रोड न्यूट्रॉन को कंट्रोल करती है। न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होती है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कूलेंट का काम करते हैं। तो इनमें से जो गलत है वो है ऑप्शन थर्ड,
दोस्तों न्यूक्लियर रिएक्टर में कंट्रोल न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन होती है, ना कि फ्यूजन। यहाँ पर यूरेनियम टूटता है, यानी न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन होती है। बाकी तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है। न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन देख सकते हैं दोस्तों। न्यूक्लियर फिजन में यूरेनियम, जो कि एक बड़ा पार्टिकल है, बड़ा न्यूक्लियाई है, वो टूटकर क्रोप्टॉन, बेरिलियम और 3 न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है और आगे ये प्रोसेस चलती रहती है। जबकि न्यूक्लियर फ्यूजन में छोटे छोटे मॉलिक्यूल जैसे ड्यूटेरियम, टाइटेरियम, ये दोनों हाइड्रोजन के ही आइसोटोप है। वो जुड़कर हीलियम और न्यूट्रॉन का कन्वर्ट करते हैं और एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। ये न्यूक्लियर फ्यूजन का रिएक्शन होता है। 30वां क्वेश्चन, न्यूक्लियर फ्यूजन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? हाइड्रोजन बम न्यूक्लियर फ्यूजन का पर आधारित है। सूर्य में न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन में फाइनल प्रोडक्ट हीलियम बनता है। फ्यूजन में बड़े न्यूक्लियस पार्टिसिपेट करते हैं। तो इनमें से जो गलत है वो ऑप्शन 4। दोस्तों हाइड्रोजन बम न्यूक्लियर फ्यूजन के पर संबंधित है। सूर्य में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन गैस पाई जाती है, जो हाइड्रोजन से हीलियम में कन्वर्ट होती रहती है और न्यूक्लियर फ्यूजन होता रहता है। लेकिन फोर्थ ऑप्शन में न्यूक्लियर फ्यूजन में छोटे न्यूक्लियर पार्टिसिपेट करते हैं, ना कि बड़े। छोटे जैसे हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करता है, फाइनल प्रोडक्ट हीलियम बनता है। रेडियो एक्टिविटी को किससे मापा जाता है? गाइलनोर मुलर काउंटर, रेडियोमीटर, सिस्मोमीटर, गैल्वेनोमीटर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। 32वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा पेनिट्रेशन पावर यानी भेदन क्षमता किसकी होती है? अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा पार्टिकल का एक्सरे। तो इसका आंसर होगा गामा पार्टिकल। दोस्तों गामा पार्टिकल पेपर, एल्यूमिनियम को भी भेज सकता है, जबकि अल्फा पार्टिकल एक थिन पेपर को भी नहीं कर सकता। बीटा पार्टिकल पेपर को पार कर लेगा, लेकिन एल्यूमिनियम मेटल को भी पार नहीं कर पाएगा। थायराइड समस्या के उपचार के लिए किस रेडियो एक्टिव आइसोटोप का उपयोग किया जाता है? कोबाल्ट 60, रेडियम आयोडीन 131, लेड। तो इसका आंसर होगा आयोडीन 131। दोस्तों अगर आपसे पूछ ले कि कोबाल्ट 60 का यूज किसके लिए किया जाता है, तो इसका आंसर होगा कैंसर ट्रीटमेंट। 34वां क्वेश्चन, कमर्शियल यूज के लिए अल्कोहल में दुर्गंध युक्त डैश और डैश मिला दिया जाता है ताकि इसे पिया ना जा सके। इस प्रोसेस को डैश कहते हैं। तो दोस्तों कमर्शियल यूजेस के लिए अल्कोहल कोई पी ना ले, इसलिए इसमें दुर्गंध युक्त कॉपर, सल्फेट और पायरेडिन मिला दिया जाता है। इस प्रोसेस को डीनेचुरेशन कहते हैं। इससे अल्कोहल डीनेचुरेटेड हो जाता है और यह पीने लायक नहीं रहता। इसका यूज एज ए फ्यूल की तरह किया जाता है। 35वां क्वेश्चन, कार्बन के संबंध में गलत कथन कौन सा है? कार्बन एक नॉन मेटल है। कार्बन 13 एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। कार्बन सबसे ज़्यादा यौगिक यानी कंपाउंड बनाता है। डायमंड कार्बन का सबसे शुद्ध रूप और कोयला सबसे अशुद्ध रूप है। इनमें से जो गलत है वो है ऑप्शन सेकंड। कार्बन 14 एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है, ना कि कार्बन 13। ये जो कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14, ये कार्बन के आइसोटोप होते हैं। इनमें हर एक में एक न्यूट्रॉन ज़्यादा हो जाता है। जैसे कार्बन 12 से एक ज़्यादा न्यूट्रॉन कार्बन 13 में है और कार्बन 12 से दो ज़्यादा न्यूट्रॉन कार्बन 14 में है। तो न्यूट्रॉन का फ़र्क होता है यहाँ पर। जबकि ग्रेफाइट, फ्लोरेंस, डायमंड, कोयला, ये सभी कार्बन के एलोट्रोप होते हैं। कार्बन डेटिंग में कार्बन के किस आइसोटोप का यूज होता है? कार्बन 14, कार्बन 12, कार्बन 13, ऊपर में से कोई भी।
तो इसका आंसर होगा कार्बन 14। दोस्तों कार्बन का जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है उसी को कार्बन डेटिंग के लिए यूज किया जाता है। कार्बन डेटिंग में दोस्तों आप ग्राफ से माध्यम से देख सकते हैं कि कितना कार्बन 14 डिके हुआ, उस हिसाब से उस चीज़ की या उस जानवर की या उस हड्डियों की हम उम्र का पता लगा सकते हैं। जैसे कार्बन 14 बिल्कुल भी डिके नहीं हुआ, इसका मतलब रिमेनिंग 100% है, तो उसकी लाइफ बिल्कुल नए नए है। लेकिन जैसे जैसे डिके यानी रिमेनिंग कम होता जाएगा, यानी डिके ज़्यादा हुआ और रिमेनिंग कम हुआ, मान ली बचा कम है, तो उसकी जो आयु है वो बढ़ती जाएगी। इसमें 20,000 साल पहले, 40,000 साल पहले, 60,000 साल पहले, इस तरह कोई भी चीज़ की उम्र का पता लगाया जा सकता है। 37वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गलत का चयन कीजिए। बीटा पार्टिकल को इलेक्ट्रॉन कहते हैं, अल्फा पार्टिकल को हीलियम, प्रोटॉन हाइड्रोजन, गामा पार्टिकल न्यूट्रॉन। तो इनमें से जो गलत है वो है गामा पार्टिकल न्यूट्रॉन। बाकी तीनों ऑप्शन एक दूसरे से सही मिलान करते हैं। अल्फा पार्टिकल को हीलियम, बीटा पार्टिकल को इलेक्ट्रॉन, जबकि गामा पार्टिकल को हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहते हैं, जिसकी पेनिट्रेशन पावर बहुत ही ज़्यादा होती है। अड़तीसवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स कौन सी है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स। इसका आंसर होगा न्यूक्लियर फोर्स। दोस्तों ग्रेविटेशनल फोर्स यूनिट्स में जितने भी ऑब्जेक्ट है उनमें लगती है, इसकी रेंज होती है वो इनफाइनाइट होती है, यानी कि दूर तक लगती है। वीक न्यूक्लियर फोर्स कुछ ही पार्टिकल में लगती है, जैसे इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रिनो, इसकी जो रेंज होती है वो बहुत ही शॉर्ट होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इसकी रेंज भी बहुत ज़्यादा होती है, इन्फिनिटी, ये चार्ज पार्टिकल पर लगती है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की बात करें तो रेंज इसकी छोटी होती है, लेकिन ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है, ये न्यूक्लियर्स और उसके सराउंडिंग पार्टिकल में लगती है। निम्नलिखित में से गलत का चयन कीजिए। डायमंड यानी हीरे की sp3 हाइब्रिडाइड होती है। ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, यानी सुचालक होता है। क्रिस्टलाइट हेक्सागोनल डायमंड है। फ्लोरेंस एक ड्राई लुब्रिकेंट की तरह यूज़ किया जाता है, तो इनमें से जो गलत है वो है ऑप्शन 4। दोस्तों ड्राई लुब्रिकेंट की तरह ग्रेफाइट का यूज़ किया जाता है, बाकी तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है। दोस्तों आपसे पूछ ले कि डायमंड के बाकी सभी जो एलोट्रोप्स है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, जबकि ग्रेफाइट करता है। इसका कारण ये है कि ग्रेफाइट में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन होने के कारण इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेता है। 40वां क्वेश्चन, एटम के संबंध में गलत कथन कौन सा है? तो एटम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होते हैं। एटॉमिक जो नंबर होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। एटॉमिक मास होता है वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। और नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल, मतलब बाहरी कक्ष में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इनमें से जो गलत है वो ऑप्शन फर्स्ट है। दोस्तों नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं, ना कि न्यूट्रॉन के। दोस्तों कोई भी एलिमेंट के सिंबल में जो ऊपर लिखा जाता है वो मास नंबर होता है, जो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर होता है, जबकि नीचे जो लिखा जाता है वो एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं। जब तक कोई आयनिक चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ना आ जाए तब तक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के ही बराबर होते हैं। 41वां क्वेश्चन, किसी परमाणु की बाहरी कक्षा यानी आउटर मोस्ट सेल के वह इलेक्ट्रॉन जो डैश गैस की संरचना पाने के लिए दान या ऋण करते हैं को डैश कहते हैं। तो इसका आंसर होगा नोबल गैस। दोस्तों कोई भी एलिमेंट स्टेबल होने के लिए नोबल गैस के कॉन्फ़िगरेशन पाना चाहता है। इस कारण जो
वो इलेक्ट्रॉन डोनेट या एक्सेप्ट करते हैं उन्हें बैलेंस इलेक्ट्रॉन या बैलेंसी कहते हैं। तो इसका आंसर 4 होगा। गैस के बैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो हीलियम में बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, नियोन में 8, आर्गन में 8, क्रिप्टॉन में 8, जिनोन में 8, रैंडम में 8। 42वां क्वेश्चन, हाइड्रोकार्बन से कौन सा कथन संबंधित नहीं करता? दोस्तों हाइड्रोकार्बन में कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है, यानी हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में कोवलेंट बॉन्ड होता है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में स्ट्रेट चेन होती है। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दोनों हो सकते हैं। सैचुरेटेड का मतलब सिंगल बॉन्ड और अनसैचुरेटेड का मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड हाइड्रोकार्बन में एक बॉन्ड सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होते हैं। तो इनमें से जो गलत है वो है ऑप्शन सेकंड। दोस्तों एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन स्ट्रेट चेन के होते हैं, जबकि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन रिंग स्ट्रक्चर में होते हैं। नीचे आप देख सकते हैं बेंजीन। बेंजीन एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। तिरालीसवां क्वेश्चन, जनरल फार्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन में से सही फार्मूला कौन सा है? एल्केन यानी सिंगल बॉन्ड, इसका फार्मूला होता है CnH2n+2। एल्कीन्स CnH2n, एल्काइंस CnH2n-2। ये तीनों सही है, तो इसका आंसर होगा तीनों सही है। दोस्तों सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एल्केन आता है जिसका फार्मूला CnH2n+2 होता है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एल्कीन और एल्काइन होते हैं जिसका फार्मूला होता है CnH2n और CnH2n-2। 44वां क्वेश्चन, कच्चे तेल से डीजल, पेट्रोल, एलपीजी गैस निकालने के लिए किस प्रोसेस का उपयोग किया जाता है? पियर्सन स्क्वायर मेथड, मास स्पेक्ट्रोमेट्री, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, कंडेंसेशन रिएक्शन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। दोस्तों आपसे पूछ ले कि दूध की स्टैंडर्डाइजेशन करने के लिए, यानी दूध को फुल क्रीम मिल्क, स्टैंडर्डाइज मिल्क, टोन्ड मिल्क, डबल टोन्ड मिल्क बनाने के लिए किस प्रोसेस का यूज़ किया जाता है? तो इसका आंसर होगा पियर्सन स्क्वायर मेथड का यूज़ किया जाता है। 45वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गलत का चयन कीजिए। 40% फॉर्मेल्डिहाइड को फॉर्मिल सॉल्यूशन कहते हैं। स्मॉलेस्ट कीटोन मेथनवन होता है। एसीटोन नेल पेंट उतारने के लिए यूज किया जाता है। बेंजोइक एसिड परफ्यूम में यूज किया जाता है। तो इसका आंसर होगा स्मॉलेस्ट कीटोन मेथनोवन नहीं होगा, जबकि एसीटोन होता है। दोस्तों स्मॉलेस्ट कीटोन बनने के लिए कम से कम 3 कार्बन का होना जरूरी है। एक कार्बन जो CO कीटोन खुद का होता है, बाकी 2 R ग्रुप यानी अल्कली ग्रुप लगने जरूरी होते हैं। 40वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गलत का चयन कीजिए। डिटर्जेंट की क्लीनिंग प्रॉपर्टी सोप से ज़्यादा होती है। सोप हार्ड वाटर में कम झाग बनाती है। हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम के सोल्यूबल सल्फेट और क्लोराइड होते हैं। सोप का हाइड्रोफिलिक भाग कपड़ों में लगे तेल या ग्रीस को निकलता है। तो इनमें से जो गलत है वो है ऑप्शन 4। दोस्तों साबुन का हाइड्रोफोबिक जो पार्ट होता है वो तेल या ग्रीस के साथ रिएक्ट करके उन्हें बाहर निकालता है, जबकि हाइड्रोफिलिक जो पार्ट होता है वो पानी के साथ जुड़ता है। दोस्तों आप देख सकते हैं Na पॉजिटिव है, वो है हाइड्रोफिलिक पार्ट जो पानी के साथ जुड़ता है, जबकि जो चैन का स्ट्रक्चर है वो हाइड्रोफोबिक पार्ट है, वो ऑयल ग्रीस से जुड़ेगा और निकलेगा। और ये जो फॉर्मेशन होती है इसे माइसल फॉर्मेशन कहते हैं। 47वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गलत का चयन कीजिए। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। न्यूट्रॉन प्रोटॉन से भारी होता है। प्रोटॉन की खोज एरविन गोल्डस्टीन ने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज जेम्स कैडविच ने की थी। तो इनमें से गलत है वो है ऑप्शन 4। दोस्तों इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। 48वां क्वेश्चन, सब एटॉमिक पार्टिकल की खोज से
संबंधित कौन सा एक्सपेरिमेंट सही नहीं है। तो सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं ये, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया गया था। प्रोटॉन की खोज के लिए कैनल रे एक्सपेरिमेंट किया गया था। न्यूट्रॉन की खोज के लिए बोम्बार्डिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल ऑन बेरिलियम शीट किया गया था। यह तीनों सही है, तो तीनों सही है। एक एटम में न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जबकि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। 49वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गलत मिलान कौन सा है। तो आइसोबार का मतलब है सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन। आइसोटोप का मतलब होता है सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। आइसोटोन्स का मतलब होता है सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो इनमें से जो गलत है वो ऑप्शन सेकंड। माइनस करने का मतलब है इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन आएगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा। -3 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन आ गए। प्लस चार्ज का मतलब है इलेक्ट्रॉन उसमें से चले गए। +3 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन चले गए। दोस्तों नियोन में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं और नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 7 में से 3 आ गए तो 10 हो गए। ऑक्सीजन में 8 होते हैं, 2 आ गए, 10 हो गए। फ्लोरीन में 9 होते हैं, 1 आ गया तो 10 हो गए। सोडियम में 11 होते हैं लेकिन 1 चला गया, 10 हो गए। मैग्नीशियम में 12 होते हैं, 2 चले गए तो 10 हो गई। एल्यूमिनियम में 13 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 चले गए, 10 हो गए। तो इन सभी में इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम है। ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज है। 50वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गलत का चयन कीजिए। लोअर एनर्जी लेवल उपकक्ष को पहले बढ़ाया जाएगा, ये एफोग प्रिंसिपल ने कहा है। एक उपकक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन को ही रखा जाएगा, वो भी अपोजिट साइन के या अपोजिट स्पिन के, यानी एंटी पैरेलल में रखा जाएगा। ये पॉली एक्सक्लूजन रूल है। हर उपकक्ष में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरने के बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन भर जाएगा, ये हुंड रूल है। एस ऑर्बिट में 2 उपकक्ष यानी 2 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो इनमें से जो गलत है वो है ऑप्शन 4। एस ऑर्बिट में एक ऑर्बिटल होता है लेकिन एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दोस्तों इसी प्रकार पी ऑर्बिट में ऑर्बिटल की संख्या 3 है और इसमें इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 6, मतलब हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। डी की बात करें तो डी ऑर्बिट में 5 ऑर्बिटल है और हर एक में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो 5 × 2 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसी प्रकार एफ ऑर्बिट में 7 ऑर्बिटल है और इलेक्ट्रॉन की संख्या आएगी इसमें 14। 51वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गलत का चयन कीजिए। इंट्रामोलिकुलर बॉन्डिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग से। हाइड्रोजन बॉन्ड एक इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग का उदाहरण है। NaCl में इंट्रामोलिकुलर बॉन्डिंग होती है। पानी में आयनिक बॉन्ड होता है। तो इनमें से जो गलत है वो है ऑप्शन 4। दोस्तों पानी यानी वाटर में जो O और H के बीच में बॉन्ड होता है वो होता है पोलर कोवलेंट बॉन्ड, जबकि एक वाटर मॉलिक्यूल का दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्ड होता है वो होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर इसमें बात करें तो जो पोलर कोवलेंट बॉन्ड है वो एक प्रकार की इंट्रामोलिकुलर बॉन्डिंग है, जबकि जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो इंटरमोलिकुलर बॉन्ड है। इस प्रकार जो पोलर कोवलेंट बॉन्ड है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा हाइड्रोजन बॉन्ड से भी। 52वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गलत का चयन कीजिए। नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। मेटल प्लस मेटल आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। पोलर कोवलेंट बॉन्ड होता है वाटर में। नाइट्रोजन गैस ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। तो इनमें से जो गलत है वो है मेटल प्लस मेटल आयनिक बॉन्ड। दोस्तों आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए एक मेटल होना चाहिए, एक नॉन मेटल होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी प्रॉपर्टी कोवलेंट कंपाउंड से संबंधित नहीं है। तो कोवलेंट कंपाउंड की बात करनी है हमें। इनका बॉइलिंग व मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। यूरिया और चीनी यानी शुगर एक सॉलिड कोवलेंट कंपाउंड है, जबकि ज़्यादातर
ये कंपाउंड लिक्विड और गैस फॉर्म में पाए जाते हैं। यूरिया पहला एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था जिसे लैब में तैयार किया गया था। HCl में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। तो इनमें से जो गलत है वो है ऑप्शन 4। दोस्तों, HCl में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, जबकि HCl में H और Cl के बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो होती है पोलर कोवलेंट बॉन्ड, यानी इंट्रा मोलिकुलर बॉन्ड में पोलर कोवलेंट बॉन्ड होता है। जबकि एक HCl और दूसरे HCl के बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो है डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन, जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग से कम होती है। तो इस प्रकार HCl में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। बाकी तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है। यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ही है जिसे लैब में तैयार किया गया है। 54वां क्वेश्चन, और को कार्बन के साथ बिना हवा में गर्म करने से क्या कहलाता है? रिडक्शन, कैल्किनेशन, स्मेल्टिंग, रोस्टिंग। तो इसका आंसर होगा स्मेल्टिंग, यानी गलाना। दोस्तों, मिलरन और में क्या फ़र्क होता है? दोनों नेचर में मिलते हैं, कंबाइन स्टेट में मिलते हैं, लेकिन एक खास बात होती है कि ऑल मिलरन्स आर नॉट और बट और ऑल द ओर्स आर मिलरन्स, यानी जो हमें और मिलेगा वो मिलरन है ही है, लेकिन जो मिलरन है वो और है ये गारंटी नहीं है। इसका मतलब क्या है? मटेरियल है जो हमें ज़रूरत है जैसे कि मेटल, वो उसमें से अगर हम आसानी से निकाल सकते हैं बिना ज़्यादा खर्चे के, तो वो और है। अगर उसमें से इसे निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो या बहुत ज़्यादा खर्चा लगता हो तो वह मिलरन की कैटेगरी में आ जाता है। तो और सारे मिलरन होती है, लेकिन सारे मिलरन और नहीं होते हैं। जैसे यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड में भी होता है और चाइना क्ले में भी होता है, लेकिन बॉक्साइड में से एल्यूमिनियम निकालना आसान होता है, चाइना क्ले में से एल्यूमिनियम निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए बॉक्साइड और है, लेकिन चाइना क्ले और बॉक्साइड दोनों मिलरन है। लोहे का सबसे शुद्ध रूप क्या है? कास्ट आयरन, पिग आयरन, रोट आयरन, स्टील। तो इसका आंसर होगा रोट आयरन। दोस्तों, स्टील आयरन का एक अलॉय है, पिग आयरन आयरन का सबसे अशुद्ध रूप है और रोट आयरन आयरन का सबसे शुद्ध रूप है। अगर प्योर आयरन होगा तो उसमें जो कार्बन कंटेंट होगा वो कम होगा, तो रोट आयरन में कार्बन कंटेंट सबसे कम पाया जाता है। 56वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गलत का चयन कीजिए। तो नाइट्रोजन गैस इन एटमॉस्फेयर 78% होती है। मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है। एयर पोल्यूशन बढ़ने से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। एसिड रेन में HCl एसिड की वर्षा होती है। तो इनमें से जो गलत है वो है ऑप्शन 4। दोस्तों, एसिड रेन में सल्फ्रिक एसिड और नाइट्रिक एसिड H2SO4 और HNO3 की बारिश होती है। 57वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा प्रदूषण करने वाला कौन सा धुआं है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन। इंडस्ट्री से व्हीकल्स में सबसे ज़्यादा सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है। तो सबसे ज़्यादा प्रदूषण सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होता है। लाइकेन की ग्रोथ ज़्यादा होने पर किस प्रदूषण को बताता है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका आंसर होगा सल्फर डाइऑक्साइड। तो लाइकन्स बढ़ने से जितने ज़्यादा लाइकन्स हो गए अमाउंट, उतनी ही ज़्यादा जो एयर है वो सल्फर डाइऑक्साइड से पोल्यूट हो चुकी है। एसिड रेन यानी अम्लीय वर्षा में किस किसके ऑक्साइड पाए जाते हैं? कार्बन और नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और सल्फर, नाइट्रोजन और सल्फर, पोटेशियम और फॉस्फोरस। इसका आंसर होगा नाइट्रोजन और सल्फर। दोस्तों, एसिड रेन होने से पहले प्रदूषण के कारण वातावरण में NO2 और SO2 होते हैं, जो कि पानी के साथ रिएक्ट करके सल्फ्रिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का निर्माण करते हैं। 60वां क्वेश्चन, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यानी आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक चार्ज। तो इसका आंसर होगा एटॉमिक नंबर।
दोस्तों मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आप देख सकते हैं, जिसमें जो फर्स्ट ग्रुप है वो अल्कलाइन मेटल है, सेकंड ग्रुप अल्कलाइन अर्थ मेटल है, बीच वाले ग्रुप यानी जो डी ब्लॉक है वो ट्रांजिशन एलिमेंट है। डी ब्लॉक के अंदर भी जो 57 से लेकर 71 तक है वो एक्टिनोइड सीरीज है, जबकि 89 से लेकर 103 तक एक्टिनोइड सीरीज है। ये दोनों सीरीज में कुल 28 एलिमेंट है और इन्हें एफ ब्लॉक कहा जाता है और इन्हें ट्रांजिशन मेटल भी कहा जाता है। दोस्तों इलेक्ट्रिनॉइड सीरीज में जो 61 एटॉमिक नंबर पर प्रोमेंथियम एलिमेंट है वो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, बाकी कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट इलेक्ट्रिनॉइड सीरीज में नहीं है, जबकि एक्टिनॉइड सीरीज में लगभग सारे ही रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। दोस्तों राइट में पी ब्लॉक है, तो पी ब्लॉक में ज़्यादातर नॉन मेटल है और लास्ट ग्रुप और नोबल गैस का है, और इसके अलावा पी ब्लॉक में 7 मेटलॉइड्स है जो कि ना तो मेटल है और ना ही नॉन मेटल है। दोस्तों मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कुल 118 एलिमेंट है। पी एलिमेंट के रासायनिक गुण यानी केमिकल प्रॉपर्टी किस पर निर्भर करती है? वैलेंसी, एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ आइसोटोप, एटॉमिक वेट। तो इसका आंसर होगा एटॉमिक नंबर। दोस्तों फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी कोई भी एलिमेंट की उसके एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती है, यानी या फिर कह सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन पर डिपेंड करती है। एटॉमिक नंबर ही उस एलिमेंट के बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। 62वां क्वेश्चन, एल्यूमिनियम के संबंध में गलत कथन कौन सा है? एल्यूमिनियम एक एम्फोटेरिक नेचर का होता है, यानी इसके जो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड बनते हैं वो एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं, मतलब ना तो एसिडिक और ना बेसिक। यह पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला एलिमेंट है। यह 13 ग्रुप और सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। बॉक्साइड एल्यूमिनियम का एक और है, तो इनमें से गलत है वो ऑप्शन सेकंड। दोस्तों धरती के क्रस्ट में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाई जाती है। एटमॉस्फेयर की बात नहीं कर रहा मैं, धरती के क्रस्ट में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, फिर एल्यूमिनियम की बारी आती है, मतलब तीसरा सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला एलिमेंट है। जबकि एटमॉस्फेयर में बात करें तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन की बात आती है। 63वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गलत का चयन कीजिए। मरकरी एकमात्र ऐसा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में होता है। ब्रोमीन एकमात्र ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में होता है। हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा नॉन मेटल है जिसे ग्रुप फर्स्ट में रखा गया है। क्रिप्टॉन एकमात्र ऐसी नोबल गैस है जो यौगिक यानी कंपाउंड बनाती है, तो इनमें से जो गलत है वो है ऑप्शन 4। दोस्तों जिनोन एकमात्र ऐसी नोबल गैस है जो कंपाउंड बनाती है। दोस्तों जिनोन गैस ज़्यादातर फ्लोरीन के साथ कंपाउंड बनाती है। टेबल में आप इनके कंपाउंड देख सकते हैं। दोस्तों सारे नॉन मेटल पी ब्लॉक में रखे गए हैं, बस हाइड्रोजन एक ऐसा नॉन मेटल है जो एस ब्लॉक में रखा गया है। 64वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोऑर्डिनेट या फिर कह सकते हैं डेविएट असहयोगिक बॉन्ड का उदाहरण नहीं है, मतलब कौन सा एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं है? H2O2, HNO3, O3CO। दोस्तों H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड में कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं होता, बाकी सब में कोऑर्डिनेट बॉन्ड पाया जाता है। 65वां क्वेश्चन, सीमेंट से संबंधित गलत कथन कौन सा है? दोस्तों सीमेंट में एल्युमिनिया मिलाने से वह जल्दी नहीं जमती। सीमेंट में जिप्सम मिलाने से वह जल्दी जम जाती है, मतलब अगर हमें सीमेंट को जल्दी जमाना है जैसे पुल बनाने के लिए तो इसमें जिप्सम मिलाएंगे। अगर हमें सीमेंट को लेट में जमाना है जैसे कोई बिल्डिंग के ऊपर ले जाना है तो लेट में जमे, इसलिए हमें एल्युमिनियम मिलाएंगे। सीमेंट में सबसे ज़्यादा सिलिका होता है। सीमेंट में पानी मिलाने पर एक्जोथर्मिक रिएक्शन होती है, तो इनमें से जो गलत है वो ऑप्शन 3। दोस्तों सीमेंट में सबसे ज़्यादा लाइम होता है, उसके बाद में सिलिका की बारी आती है। निम्नलिखित में से गलत का चयन कीजिए। LPG यानी लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस हाई कैलोरिक वैल्यू होती है इसमें,
सीएनजी यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसमें लो कैलोरीफिक वैल्यू होती है। एलपीजी का सबसे पहले दिल्ली में यूज़ किया गया था। सीएनजी को सबसे पहले मुंबई में यूज़ किया गया था। तो इसका जो गलत है वो है ऑप्शन 4। दोस्तों, सीएनजी के व्हीकल्स, सीएनजी की बस, सीएनजी की ऑटो सबसे ज़्यादा जो यूज़ होती है वो दिल्ली में होती है। दोस्तों, सीएनजी एक नेचुरल गैस है, इसके कारण इसमें प्रदूषण नहीं होता। निम्नलिखित में से गलत मिक्सचर का चयन कीजिए। गोबर गैस में मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड होती है। वाटर गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड और डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड होती है। प्रोड्यूसर्स गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन होती है। और कोल गैस में हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, इथाइलिन होती है। तो इनमें से जो गलत है वो है ऑप्शन 2। दोस्तों, वाटर गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड और डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड यानी वाटर, डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड वाटर ही होता है। इन दोनों का मिक्सर नहीं होता, बल्कि वाटर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिक्सर होता है। ऑयल, कोयल, बायोमास, इससे सिन गैस यानी सिंथेटिक गैस बनाई जाती है। इसका ये एक एडवांस जो रूप है वाटर गैस है, जो कि वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन से बनाई जाती है। इसमें भी कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस होती है। 68वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गलत का चयन कीजिए। बायो फर्टिलाइजर फसल को गलाने के काम आते हैं। पोटेशियम फर्टिलाइजर फसल को बीमारियों से बचाते हैं। फॉस्फोरस फर्टिलाइजर जड़ों पौधों की जड़ें मजबूत करते हैं। नाइट्रोजन फर्टिलाइजर फसल उत्पादन बढ़ाती है। तो इनमें से जो गलत है वो है बायो फर्टिलाइजर फसल को गलाने के काम आती है। दोस्तों, ज़्यादा मात्रा में कोई भी आप फर्टिलाइज़र डालेंगे तो वो फसल को गला देगा, लेकिन बायो फर्टिलाइज़र का मुख्य काम है वो फसल के उत्पादन को भी बढ़ाता है, उसे बीमारियों से भी बचाता है, उसकी जड़ें भी मजबूत करता है। ये ऑलराउंडर फर्टिलाइज़र होती है बायो फर्टिलाइज़र। एक केंचुओं से मिलने वाली खाद भी एक बायो फर्टिलाइज़र है, जिसे हम वर्मी कंपोस्ट कहते हैं, यानी केंचुए की खाद। ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त होने पर लकड़ी के जलने पर किस रंग का ज्वाला उत्पन्न होता है? नीला, पीला, लाल, संतरी। तो आपका आंसर होगा पीला। अगर हम कैंडल को धरती पर जलाएं तो उसका जो फ्लेम होगा वो थोड़ा सा बड़ा होगा, जबकि माइक्रो ग्रेविटी में फ्लेम राउंड शेप का हो जाएगा और ब्लू कलर का होगा। फलों को प्राकृतिक रूप से पकाने में किस गैस का योगदान होता है? कैल्शियम कार्बाइड, इथाइलिन या एसिटाइलिन कह सकते हैं, इथेन या इथाइलिन, सभी का। तो प्राकृतिक रूप से बात करें तो इथेन और इथाइलिन का होता है। आर्टिफिशियल की बात करें तो इसमें कैल्शियम कार्बाइड और इथाइलिन आएगा, लेकिन कैल्शियम कार्बाइड टॉक्सिक नेचर का होता है, इसलिए इसे बैन कर दिया गया है। तो आर्टिफिशियल में आएगा एसिटाइलिन और नेचुरल में आएगा एथिलाइनिन। दोस्तों, दो प्रकार के फ्रूट्स होते हैं, एक क्लाइमेट्रिक फ्रूट और एक नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट। क्लाइमेट्रिक फ्रूट वे होते हैं जिन्हें हम अगर तोड़ भी लें, यानी पेड़ से अलग भी कर दिया, तो भी वे अपनी जो पकने की प्रोसेस है वो चलाते रहेंगे। लेकिन नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट में एक बार तोड़ लिया तो वो गल सकते हैं, लेकिन जो पकने की प्रोसेस है यानी राइपनिंग उनमें नहीं चलेगी। क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स जैसे बनाना, एप्पल, मैंगो, तो ये ऐसे फ्रूट्स हैं जिन्हें हमें पेड़ से अलग भी कर दें तो भी ये अपनी प्रोसेस है जो राइपनिंग है वो चलती रहेगी। लेकिन ऑरेंज, पाइनएप्पल, ग्रेप्स और बेरीज, इनमें अगर हम पेड़ से अलग कर दिए तो इनमें जो प्रोसेस है वो राइपनिंग प्रोसेस नहीं चलेगी। तो ये नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स होते हैं। 71वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? फिनोप्थिलीन बेस के साथ रिएक्ट करके गुलाबी रंग देता है। हल्दी बेस यानी क्षार के साथ रिएक्ट करके लाल रंग देती है। मिथाइलिंग ऑरेंज एसिड के साथ रिएक्ट करके लाल रंग देता है। अमल में रेड लिटमस पेपर रखने से उसका रंग हरा हो जाता है। तो इनमें से जो गलत है वो है ऑप्शन 4। दोस्तों, अगर हम एसिड में ब्लू लिटमस रखेंगे तो वो रेड हो जाएगा। 72वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गलत का चयन कीजिए। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH2 होता है, यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है।
एक्वा रेजिया या रॉयल वाटर HNO3 और 3HCl होता है। किंग ऑफ ऑल एसिड सल्फ्रिक एसिड को कहते हैं। ऑयल ऑफ पेट्रोल यानी कशिश का तेल नाइट्रिक एसिड को कहते हैं। तो इनमें से जो गलत है वो ऑप्शन 4। दोस्तों ऑयल ऑफ पेट्रोल सल्फ्रिक एसिड को ही कहते हैं। दोस्तों मिल्क ऑफ मैग्नीशियम यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एसिडिटी कम करने के लिए यूज किया जाता है। ब्लू विक्ट्रोल ये होता है कॉपर सल्फेट। ग्रीन विक्ट्रोल ये होता है आयरन सल्फेट। वाइट विक्ट्रोल ये होता है जिंक सल्फेट। रेडियो एक्टिविटी की SI यूनिट क्या होती है? दोस्तों यूरेनियम को सबसे पहले हेनरी बैकरोल ने देखा था, जो कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। इस कारण जो रेडियो एक्टिविटी की SI यूनिट है वो भी बैकरोल है, ऐसे याद रखना। इसके अलावा क्यूरी भी रेडियो एक्टिव की यूनिट होती है। एक क्यूरी में 3.7 इंटू में 10⁻10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड होता है। डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड भी रेडियो एक्टिविटी की यूनिट होती है, जिसे बाद में ही बैकरोल कहा गया है। मतलब डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड को ही बैकरोल कहा गया है। एक बैकरोल का मतलब होता है एक रेडियो एक्टिव डिके पर सेकंड, मतलब एक सेकंड में एक रेडियो एक्टिविटी डिके हुए हैं। अगर दोनों में रिलेशन की बात करें तो एक बैकरोल में 2.703 इंटू 10⁻⁻11 क्यूरी होता है। सभी रेडियो एक्टिव एलिमेंट तब तक ही अल्फ़ा बीटा गामा कणों का उत्सर्जन करते हैं जब तक उनका एटॉमिक नंबर डैश के बराबर ना हो जाए, उसके बाद ये स्टेबल हो जाते हैं। तो मतलब जो कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है वो किस एलिमेंट तक आने तक अल्फ़ा बीटा गामा रे एमिट करता है? लेड तक, यूरेनियम तक, आयरन तक, रेडोन तक। तो इसका आंसर होगा लेड तक। लेड आने के बाद ये अल्फ़ा बीटा गामा रेडियो एक्टिविटी शो नहीं करेंगे। आप देख सकते हैं जैसे यूरेनियम से चला तो फाइनल में एरो आते 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 लेड पर ही ख़त्म होती है, लेड के बाद में आगे नहीं है। लेड में भी मास नंबर 211 नहीं बल्कि 207 लेड पर आएगा तो स्टॉप होगा, वो स्टेबल है। पहले 211 एटॉमिक मास पर आया था, उस पर स्टॉप नहीं हुई रेडियो एक्टिविटी, लेकिन जब 207 पर आया तो स्टेबल हो गया। उसके आगे कोई भी कन्वर्जन नहीं हुआ। 75वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गलत का चयन कीजिए। अल्फा पार्टिकल की खोज हेनरी बैकरोल ने की थी। बीटा पार्टिकल की खोज रदरफोर्ड ने की थी। अल्फा पार्टिकल की आयनाइजेशन पावर बहुत ज़्यादा होती है। अल्फा पार्टिकल की वेदन क्षमता काफ़ी अच्छी होती है। तो इनमें से गलत है वो है ऑप्शन 4। दोस्तों गामा पार्टिकल की वेदन क्षमता बहुत अच्छी होती है, अल्फा पार्टिकल की आयनाइजेशन पावर ज़्यादा होती है। आयनाइजेशन पावर की बात करें तो अल्फा पार्टिकल की ज़्यादा, फिर बीटा पार्टिकल, फिर गामा पार्टिकल की। न्यूट्रॉन की भी बहुत ही कम होती है। पेनिट्रेशन पावर यानी वेदन क्षमता उल्टी हो जाएगी इसकी। अल्फा पार्टिकल तो एक पेपर को भी पार नहीं कर सकता, इसकी वेदन क्षमता पुअर होती है। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से गलत का चयन कीजिए। प्लेटिनियम से कोटेड किए गए सोने को वाइट गोल्ड कहा जाता है। गोल्ड को किंग ऑफ मेटल कहा जाता है। आभूषण बनाने के लिए 24 कैरेट गोल्ड का यूज किया जाता है। आयरन पायराइट यानी FeS2 को मूर्खों का सोना कहा जाता है। तो इनमें से जो गलत है वो है ऑप्शन 3। दोस्तों ज्वेलरीज यानी आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट गोल्ड का यूज किया जाता है। दोस्तों कोई भी ज्वेलरी है उसकी शुद्धता के लिए हॉलमार्किंग की जाती है। हॉलमार्किंग में BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का यूज़ होता है। सेकंड पॉइंट प्योरिटी ऑफ गोल्ड बताता है। क्वेश्चन नंबर 77, मरकरी के संबंध में गलत कथन कौन सा है? तो इसे क्विक सिल्वर कहा जाता है। किनावर मरकरी का एक प्रमुख और है। गोल्ड एकमात्र ऐसा मेटल है जो मरकरी में डूब जाता है। मरकरी
लोहे से रिएक्ट करके अमलगम बना देती है। तो इनमें से जो गलत है वो ऑप्शन 4। दोस्तों मरकरी लोहे के साथ रिएक्ट नहीं करती, ना ही उसके साथ रिएक्ट करके अमलगम बनाती है। बाकी तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है। दोस्तों एरोप्लेन्स में थर्मोमीटर ले जाने की परमिशन नहीं होती। ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि थर्मोमीटर में मरकरी होती है, जबकि एरोप्लेन एल्युमिनियम की बनी होती है। तो एल्युमिनियम के साथ मरकरी रिएक्ट करके उसको गला देती है, उसमें आकर एल्युमिनियम के अंदर छेद कर देती है। इसलिए एरोप्लेन में थर्मोमीटर या मरकरी से संबंधित कोई भी चीज़ ले जाने की परमिशन नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से गलत का चयन कीजिए। वेल्कनाइजेशन ऑफ रबड़ के लिए सल्फर का यूज़ होता है, ब्लीचिंग एजेंट में क्लोरीन का यूज़ होता है, जर्मिसिडल में ओजोन गैस का यूज़ होता है, रेफ्रिजरेंट में फॉस्फोरस का यूज़ होता है। तो इनमें से गलत है वो है ऑप्शन 4। दोस्तों रेफ्रिजरेंट के लिए फ्रेन का यूज़ होता है। रेफ्रिजरेंट में आर नंबर दिए जाते हैं, तो आप आर नंबर, उसका नेम, उसका बॉइलिंग पॉइंट देख सकते हैं। जैसे अमोनिया के लिए आर नंबर होता है 717, क्लोरो डाईफ्लोरोमीथेन के लिए होता है R22, टेट्राफ्लोरोइथेन के लिए होता है R134A, कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड के लिए होता है R744। इनका बॉइलिंग पॉइंट दे सकते हैं। जैसे अमोनिया का होता है -33.3 डिग्री सेल्सियस, R22 का -40, R134 का -26 और R744 का -78 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये एज ए कूलेंट की तरह काम करते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि जो रबड़ की वल्कनाइजेशन की जाती है उसे रबड़ की इलास्टिसिटी बढ़ जाती है, उसकी हार्डनेस और टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। 140 से 160 डिग्री सेल्सियस पर रबड़ की सल्फर की प्रेजेंस में वल्कनाइजेशन की जाती है। सल्फर रबड़ के साथ क्रॉस लिंक बनाता है, जिससे उसकी इलास्टिसिटी और टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से नोबल गैस से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो नोबल गैस में जो क्रिप्टोन है उसे स्ट्रेंजर गैस कहते हैं। हीलियम और ऑक्सीजन दोनों को मिलाकर सी ड्राइवर्स यूज़ करते हैं। भूकंप आने से पहले वायुमंडल में रेडोन गैस की मात्रा बढ़ जाती है। आर्गन और नाइट्रोजन दोनों को मिलाकर इलेक्ट्रिक बल्ब में यूज़ किया जाता है। तो इनमें से जो गलत है वो है ऑप्शन ए। दोस्तों जिनोन नोबल गैस सबसे ज़्यादा यौगिक कंपाउंड बनाती है, इसलिए इसे स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है। बाकी तीनों ऑप्शन सही है। सी ड्राइवर्स जो कि गोताखोर होते हैं, उनके सिलेंडर में ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस मिलाई जाती है। हीलियम गैस ना के बराबर प्रेशर एग्जर्ट करती है। अंदर से बाहर आते हैं तो जो प्रेशर होता है वो मेंटेन रखने के लिए हीलियम गैस मिलाई जाती है। अगर नाइट्रोजन गैस होती तो वो ब्लड में प्रेशर क्रिएट करती और एक ज़्यादा प्रेशर के साथ बाहर आते, जिससे गोताखोर की मृत्यु भी हो सकती थी। इसलिए हीलियम और ऑक्सीजन का मिक्सर यूज किया जाता है, ना कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से गलत का चयन कीजिए। फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल AB लेविन्यूहर्स। पीरियोडिक टेबल में 118 में से 94 एलिमेंट नेचुरल है। डेविनियर ने एवरेज से 3 थ्रेड्स बनाए थे। न्यू हॉलैंड ने ऑक्टेट का नियम दिया था। तो इनमें से जो गलत है वो है ऑप्शन ए। दोस्तों AB लेविन्यूहर्स फादर ऑफ केमिस्ट्री है, जबकि फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल की बात करें तो इसका आंसर होगा डेमरिड मेंडलीव। लेकिन अगर आपसे पूछ ले फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या है, तो इसका होगा हेनरी मोजली। दोस्तों मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल एटॉमिक मास पर बनाई थी, जबकि मोजली ने पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज की थी। इसलिए उन्हें फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 81, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? यह एटॉमिक नंबर पर आधारित है। इसे मेंडलीव ने बनाया था। F ब्लॉक एलिमेंट को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है।
इसमें अभी भी हाइड्रोजन की जगह सही से डिसाइड नहीं हो चुकी है। तो इनमें से जो गलत है वो है ऑप्शन सेकंड। दोस्तों, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को हेनरी मोजले ने बनाया था, जबकि पीरियोडिक टेबल को सबसे पहले अच्छे से अरेंज करने का काम मेंडलीव ने किया था, लेकिन वो एटॉमिक मास पर था, जबकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर पर है। हाइड्रोजन की जगह अब भी डिसाइड नहीं हो पाई। हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, फिर भी वह एस ब्लॉक में मेटल के साथ रखा गया है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स है और 7 पीरियड है। 18वें ग्रुप को जीरोथ ग्रुप यानी जीरो ग्रुप भी कहा जाता है और 18 ग्रुप भी कहा जाता है। इसमें नोबल गैस पाई जाती है। 82वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कलरफुल डायटोमिक गैस है? हाइड्रोजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो दोस्तों, क्लोरीन एक कलरफुल डायटोमिक गैस है। दोस्तों, क्लोरीन टॉक्सिक नेचर की होती है, इसलिए इसे वर्ल्ड वार फर्स्ट में यूज किया गया था एज ए वेपन। वाटर को शुद्ध करने के लिए भी क्लोरीन का यूज़ किया जाता है। पीवीसी यानी पीवीसी की पाइप होती है, उसमें क्लोरीन का यूज़ किया जाता है। विनाइल क्लोराइड की पॉलिमराइजेशन करके पीवीसी का बनाया जाता है। 83वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड किसका है? HCl, HBr, HI, HF। तो इसका आंसर होगा HF। HF में सबसे ज़्यादा HF में सबसे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, जबकि HCl में तो हाइड्रोजन बॉन्ड होता ही नहीं। दोस्तों, HF में सबसे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, फिर भी इसका बॉइलिंग पॉइंट वाटर से कम होता है। वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड होती है, HF में भी हाइड्रोजन बॉन्ड होती है, लेकिन वाटर की हाइड्रोजन बॉन्डिंग HF के मुकाबले कम स्ट्रॉन्ग होती है। फिर भी बॉइलिंग पॉइंट वाटर का ज़्यादा होता है। इसका पीछे का कारण यह है कि जो HF है वो सिर्फ दो तरफ से ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग से घिरा होता है, जबकि वाटर का हाइड्रोजन बॉन्डिंग चारों तरफ से उसे घेर रखा हुआ है, इस कारण उसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होती है। 84वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गलत का चयन कीजिए। टिंचर में आयोडीन होता है। बेरिलियम यानी सिंदूर रेड लेड ऑक्साइड से बना होता है। कैर्नोटूट यूरेनियम का और है। सॉफ्ट ड्रिंक में नाइट्रोजन गैस डाली जाती है। तो इनमें से जो गलत है वो है सॉफ्ट ड्रिंक में नाइट्रोजन गैस नहीं, सॉफ्ट ड्रिंक में कार्बन डाइऑक्साइड गैस डाली जाती है। बाकी तीनों सही है। दोस्तों, टिंचर ऑफ आयोडीन में 2 से लेकर 2.5% तक आयोडीन होता है। घाव पर लगाने के लिए यूज़ किया जाता है। 85वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस में टिंडल इफेक्ट नहीं होता? कोलाइडल में, इमल्सन में, सॉल्यूशन में, सस्पेंशन में। इसका आंसर होगा सॉल्यूशन में। दोस्तों, सॉल्यूशन को छोड़कर बाकी तीनों में टिंडल इफेक्ट होता है। टिंडल इफेक्ट में जिग जैग मोशन होता है। जब लाइट सॉल्यूशन, कोलाइडल, सस्पेंशन में से पास की जाती है, तो जिसमें लाइट दिखती है वो या तो कोलाइडल होगा या इमल्सन होगा या सस्पेंशन होगा। तो इन तीनों में ही टिंडल इफेक्ट होता है। ट्रू सॉल्यूशन में टिंडल इफेक्ट नहीं होगा। लिखित में से गलत का चयन कीजिए। स्मोक सॉलिड इन गैस का रूप है। फॉग लिक्विड इन गैस का रूप है। फोम गैस इन सॉलिड का रूप है। मिल्क सॉलिड इन लिक्विड का रूप है। तो इनमें से गलत है वो है मिल्क। दोस्तों, मिल्क लिक्विड इन लिक्विड का रूप है, यानी मिल्क एक इमल्सन है। अगर आपसे पूछ लिए कि मिल्क और बटर में क्या अंतर है, तो मिल्क है वो भी इमल्सन है, वाटर भी इमल्सन है, लेकिन मिल्क में ऑयल इन वाटर इमल्सन होता है, मतलब पानी के अंदर ऑयल होता है, यानी ऑयल की मात्रा कम है, पानी की ज़्यादा है। जबकि बटर में वाटर इन ऑयल इमल्सन होता है, यानी पानी की मात्रा कम और ऑयल की ज़्यादा, तो वाटर इन ऑयल इमल्सन होता है बटर में। बाकी बटर और मिल्क दोनों में ही इमल्सन होता है। 87वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही मिलान कौन सा नहीं है? नहीं है वो बताना है। मिनरल एसिड को इनऑर्गेनिक एसिड भी कहते हैं। H2SO3 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। इनो में वीक बेस का यूज़ होता है। हार्पिक में HCl का यूज़ होता है। तो इनमें से जो गलत है वो है ऑप्शन सेकंड। बाकी तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है। दोस्तों,
स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड आप देख सकते हैं, जैसे HCl, HNO3, H2SO4, HBr, HI, HClO4, HClO3, ये सारे स्ट्रॉन्ग एसिड है। जबकि ऑक्जेलिक एसिड, सल्फरस एसिड, फॉस्फेरस एसिड, नाइट्रस एसिड, बेंजोइक एसिड, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ये वीक एसिड है। H2SO3 सल्फरस एसिड वीक एसिड है, ना कि स्ट्रॉन्ग। 88वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गलत का चयन कीजिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH का यूज कपड़े धोने की साबुन और सर्फ बनाने के लिए किया जाता है। KOH का यूज नहाने की साबुन बनाने के लिए किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए किया जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड का यूज नकली दांत की सीमेंट बनाने के लिए किया जाता है। तो इनमें से जो गलत है वो है ऑप्शन 4। दोस्तों, नकली दांत की सीमेंट बनाने के लिए जिंक ऑक्साइड और जिंक फॉस्फेट का यूज़ किया जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि डेंटल फिलिंग के लिए किसका यूज़ किया जाता है, इसमें अमलगम का यूज़ किया जाता है। अमलगम में मरकरी और मरकरी के साथ कॉपर भी हो सकता है, जिंक भी हो सकता है, सिल्वर भी हो सकता है, टिन भी हो सकता है। इन दोनों का अमलगम बनाकर दांतों में फिल किया जाता है। सीमेंट बनाई जाती है जिंक ऑक्साइड और जिंक फॉस्फेट से। फिलिंग के लिए मरकरी अमलगम का यूज़ किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी सेलेक्ट लाइम कहते हैं इसे, उसमें क्लोरीन ऐड करने से कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड यानी ब्लीचिंग पाउडर बनता है और वाटर रिलीज होता है। तो सेलेक्ट लाइम से ब्लीचिंग पाउडर बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से गलत का चयन कीजिए। कास्टिक सोडा होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। बेकिंग सोडा होता है NaHCO3। सेलेक्ट लाइम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। लाइम होता है सोडियम ऑक्साइड। तो इनमें से जो गलत है वो है ऑप्शन 4। कैल्शियम कार्बोनेट को लाइमस्टोन कहते हैं, यानी CaCO3 को लाइमस्टोन कहते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड यानी क्विक लाइम कहते हैं या ब्रंट लाइम। दोस्तों, आप इनकी कन्वर्जन देख सकते हैं, जैसे लाइमस्टोन होता है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। अगर इसको हीट कर दें तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाएगी और ये CaO यानी क्विक लाइम बन जाएगा। फिर इसमें वाटर ऐड कर दिया तो ये हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फिर इसको हीट कर दें और कार्बन डाइऑक्साइड ऐड कर दें तो ये फिर से कैल्शियम कार्बोनेट यानी लाइमस्टोन बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से गलत का चयन कीजिए। वॉशिंग सोडा, कैल्शियम कार्बोनेट, ब्लीचिंग पाउडर। वॉशिंग सोडा Ca2CO3, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, जिप्सम CaSO4 2H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस POP CaSO4 हाफ H2O। तो इनमें से जो गलत है वो है ऑप्शन फर्स्ट। बेकिंग सोडा यानी NaHCO3 को हीट करने पर सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3 बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है। Na2CO3 में फिर से 10H2O वाटर ऐड कर दें तो रिक्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से वॉशिंग सोडा बनता है। क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड एम्फोटेरिक इन नेचर है? जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, SnO2, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ। इसका तरीका ये है कि जिसमें सिंगल हुआ जैसे कि K2O, Na2O, MgO, CuO, CaO, ये सारे बेसिक ऑक्साइड होते हैं। जबकि जिसमें 2 आ जाए जैसे SO2, SO3, CO2, P4O10 यानी एक से ज़्यादा आ जाए तो वो एसिडिक ऑक्साइड है। जबकि जो जिंक ऑक्साइड है, लेड ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। बाकी ये तीनों याद रखना, ये न्यूट्रल ऑक्साइड होते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, वाटर, NO, ये सारे न्यूट्रल ऑक्साइड हैं। क्वेश्चन नंबर 92, जिंक, एल्यूमिनियम, आयरन और कॉपर में सबसे ज़्यादा और सबसे कम रिएक्टिविटी किसकी है? सबसे कम पूछा है, सबसे ज़्यादा और सबसे कम पूछा है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सेकंड। सबसे ज़्यादा
इन चारों में सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिविटी है वो एल्यूमिनियम की है, और इन चारों में सबसे जो कम रिएक्टिविटी है वो कॉपर की है। कैसे याद करें दोस्तों, ये मेटल की सीरीज़ होती है, इसमें पोटेशियम की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है। जैसे जैसे नीचे आएंगे रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। ऊपर वाले इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कि वाटर के साथ भी रिएक्शन कर लेते हैं। नीचे जाएंगे एसिड के साथ ही रिएक्ट कर पाएंगे, और नीचे जाएंगे तो रिएक्ट ही नहीं करेंगे। तो इस सीरीज़ में उन चारों में से सबसे ऊपर है एल्यूमिनियम, और इस सीरीज में उन चारों में से सबसे नीचे है कॉपर। इसलिए सबसे ज़्यादा रिएक्टिव था एल्यूमिनियम, सबसे कम रिएक्टिव था कॉपर। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से गलत का चयन कीजिए। पीवीसी यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड लीनियर पॉलीमर है। एलडीपी यानी लो डेंसिटी पॉलीथीन ब्रांच्ड चेन पॉलीमर है। बेकेलाइट क्रॉस्ड लिंक्ड पॉलीमर है। या तीनों सही है? तो तीनों सही है दोस्तों हमारे घर में जो स्विच बटन बने होते हैं वो बेकेलाइट के बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में से धातुओं की रिफाइनिंग के संबंध में कौन सा कथन गलत है? डिस्टिलेशन फॉर लो बॉइलिंग पॉइंट मेटल, मतलब जिन मेटल का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है उनके लिए यूज़ किया जाता है। लिक्वेशन लो मेल्टिंग पॉइंट मेटल फ्लोट ओवर हाई मेल्टिंग पॉइंट मेटल, मतलब बॉइलिंग पॉइंट जिनका ज़्यादा है उसके ऊपर लो मेल्टिंग पॉइंट मेटल फ्लोट करते हैं। जोन रिफाइनिंग, एक ही मेटलोइक रोड के एक साइड में प्योर मेटल और दूसरी साइड में इम्प्योरिटी कंसंट्रेट होती है। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में एनोड पर प्योर मेटल और कैथोड पर इम्प्योर मेटल कंसंट्रेट होता है। तो इनमें से जो गलत है वो है ऑप्शन 4। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग की बात करें तो इसमें कैथोड पर प्योर मेटल होता है, जबकि एनोड पर इनप्योर मेटल होता है। जैसे कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में कॉपर निकालना है तो कैथोड लगा देंगे और एनोड लगा देंगे। कैथोड पर जाके कॉपर इकट्ठा हो जाएगा और एनोड पर जो भी कॉपर की इम्प्योरिटी है वो इकट्ठी हो जाएगी और एनोड मेड की तरह अलग हो जाएगी। जोन रिफाइनिंग में हीटिंग की जाती है एक रोड को। हीटिंग के एरिया के पास मोल्टिंग जोन होगा, उसके एक साइड में प्योर इकट्ठा हो जाएगा, एक में इम्प्योरिटी इकट्ठी हो जाएगी। फिर इन्हें बीच में से काट देंगे, तो काटने से जो एरिया मेटल का है वो अलग हो जाएगा और इम्प्योरिटी का अलग हो जाएगा। इस तरह यह काम करती है। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से गलत का चयन कीजिए। कॉपर पर जंग लगने पर उसका रंग हरा हो जाता है। चांदी को हवा में छोड़ने पर वह सफ़ेद पड़ जाती है। एल्युमिनियम पर जंग लगने पर वह मजबूत हो जाता है। लोहे पर जंग लगने पर वह हल्का हो जाता है। तो इनमें से जो गलत है वह ऑप्शन सेकंड। दोस्तों चांदी को हवा में छोड़ने से वह काली पड़ जाती है, ना कि सफ़ेद। एल्युमिनियम एक ऐसा मेटल है जिसे जंग लगने जितना ज़्यादा जंग लेगा उतना ही वह ज़्यादा मजबूत होता जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में से गलत मिलान कौन सा है? तो ब्रोंज होता है यानी कांसा, वो कॉपर और लेड का बना होता है। ब्रास पित्तल कॉपर और जिंक का बना होता है। जर्मन सिल्वर कॉपर जिंक और निकल का बना होता है। स्टील कॉपर और आयरन का बना होता है। स्टील आयरन और कार्बन का बना होता है। तो इनमें से जो गलत है वो है ऑप्शन फर्स्ट। दोस्तों ब्रोंज यानी कांसा कॉपर और टिन का बना होता है, ना कि कॉपर और लेड का। अगर ब्रास और ब्रोंज के अंतर देखें यानी पित्तल और कांसे में अंतर देखें, दोनों लोहे है। ब्रास कॉपर और जिंक का है और ब्रोंज कॉपर और टिन का है। जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उसमें पित्तल का यूज़ होता है, जबकि जो मेडल बनाए जाते हैं उनमें ब्रोंज का इस्तेमाल होता है। पीतल दिखने में गोल्डन और कॉपरी और सिल्वर का कलर का दिखाई देता है, जबकि ब्रोंज हल्के भूरे रंग का दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में से कौन सा मेटल स्टेनलेस स्टील से संबंधित नहीं है? यानी स्टेनलेस स्टील से कौन सा मेटल संबंधित नहीं है? एल्यूमिनियम निकल क्रोमियम मैग्नीज। तो इसका आंसर होगा एल्यूमिनियम। दोस्तों स्टेनलेस स्टील में निकल भी होता है, क्रोमियम भी होता है, मैग्नीज भी होता है, लेकिन एल्यूमिनियम नहीं होता। दोस्तों ऐसा स्टील जिसमें क्रोमियम
की मात्रा 10.5% से ज़्यादा हो जाए उसे स्टेनलेस स्टील की कैटेगरी में रखा जाता है। स्टेनलेस स्टील भी आगे दो तरह के होते हैं, स्टेनलेस स्टील 316 और स्टेनलेस स्टील 304। स्टेनलेस स्टील 316 है, बहुत ज़्यादा कोरोजन रेजिस्टेंस होता है स्टेनलेस स्टील 304 से। यानी कोरोजन रेजिस्टेंस की बात करें तो 316 ज़्यादा बढ़िया माना जाता है 304 से। डेयरी इंडस्ट्री में जितने भी यूटेंसिल और मशीनरी होते हैं या पाइप होते हैं वो स्टेनलेस स्टील से बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से गलत का मिलान कीजिए। तो सोल्डरिंग होती है जो तारों को जोड़ने के लिए टांके लगाए जाते हैं, वो लेड और टिन के बने होते हैं। टाइपराइटर मेटल, तो टाइपराइटर मशीन में जो मेटल का यूज़ होता है उसमें लेड, टिन और एंटीमनी होता है। डेंटल फिलिंग के लिए मरकरी अमलगम का यूज़ होता है। ड्राई आइस लिक्विड नाइट्रोजन होती है। तो इनमें से जो गलत है वो है ड्राई आइस लिक्विड नाइट्रोजन नहीं, ड्राई आइस सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है जिसका टेम्परेचर होता है -78.5 डिग्री सेल्सियस, जबकि लिक्विड नाइट्रोजन और भी ज़्यादा ठंडी होती है, उसका टेम्परेचर होता है -196 डिग्री सेल्सियस। दोनों क्रायोजेनिक स्टोरेज के लिए यूज़ किए जाते हैं। दोस्तों, आर्टिफिशियल इंसुलेशन यानी एआई, जानवरों के लिए एआई के लिए जो टिक्के रखे जाते हैं वो लिक्विड नाइट्रोजन में रखे जाते हैं जिसका टेम्परेचर बहुत ही कम होता है। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से गलत का चयन कीजिए। जो टेम्परेरी हार्डनेस होती है वो बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम के कारण होती है। परमानेंट हार्डनेस सल्फेट और क्लोराइड ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम के कारण होती है। कैलोजन मेथड सॉफ्टनिंग मेथड है। क्लार्क मेथड रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनिंग। तो इनमें से जो गलत है वो है ऑप्शन 4। दोस्तों, क्लार्क मेथड टेम्परेरी हार्डनेस को कम करता है, ना कि परमानेंट हार्डनेस को। टेम्परेरी हार्डनेस को कम करने के लिए हम क्लार्क मेथड का यूज़ कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट बॉइलिंग कर सकते हैं। डायरेक्ट बॉइलिंग करने से भी टेम्परेरी हार्डनेस कम हो जाएगी। हार्ड वाटर और सॉल्ट वाटर में क्या अंतर होता है? दोस्तों, हार्ड वाटर में कैल्शियम मैग्नीशियम के साल्ट होते हैं या फिर हैवी मेटल हो सकते हैं, जबकि सॉल्ट वाटर में ऐसे कोई डिजोल्व साल्ट नहीं होते। सॉफ्ट वाटर सोप के साथ झाग बना लेता है यानी लेदर फॉर्मेशन करता है, जबकि हार्ड वाटर झाग नहीं बनाता। झाग नहीं बनाएगा तो हार्ड वाटर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी हार्ड वाटर में, जबकि सॉफ्ट वाटर की रिक्वायरमेंट कम होगी तो सॉफ्ट वाटर में पानी की वेस्टेज कम होती है। दोस्तों, हार्ड वाटर में डिजोल्व साल्ट होने के कारण इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, मतलब खाना पकाने या फ्यूल में ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम होगी, लेकिन सॉल्ट वाटर में एनर्जी कंज्यूम कम होती है। इसलिए इतनी भी इंडस्ट्री है उसमें पहले वाटर की सॉफ्टनिंग की जाती है, यानी हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट किया जाता है, फिर आगे इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। इससे उनकी एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ती है, एनर्जी कंजप्शन कम होता है। हार्ड वाटर भी आगे दो तरह के होते हैं, टेम्परेरी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस। टेम्परेरी हार्डनेस में तो बायोकार्बोनेट होंगे कैल्शियम और मैग्नीशियम के, जबकि परमानेंट हार्डनेस में कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट्स और क्लोराइड हो जाएंगे। 100वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गैस एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो दोस्तों, ग्रीन हाउस गैस वो गैसें होती हैं जो गर्मी को अंदर तो आने देती है एटमॉस्फेयर में, लेकिन उसे बाहर नहीं जाने देती, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाती है। तो ये जो हीट एनर्जी है उसको ट्रैप करके अंदर रखती है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इनमें से जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है वो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसके अलावा मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नहीं है, नाइट्रस ऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सारे ग्रीन हाउस गैसेज हैं। क्वेश्चन नंबर 101, निम्नलिखित में से गलत का चयन कीजिए। पीरियोडिक टेबल में होते हैं वो ओरिजेंटल जो है वो पीरियड्स होते हैं, वर्टिकल है वो ग्रुप होते हैं, वाटर लेमन मॉडल है वो थॉमसन एटॉमिक मॉडल है, एटॉमिक नंबर ऑफ मरकरी 82 होता है। तो इनमें से जो गलत है वो है ऑप्शन 4। दोस्तों, मरकरी का एटॉमिक नंबर 80 होता है, 80, जबकि लेड का एटॉमिक नंबर 82 होता है। बाकी तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है। पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स होते हैं जो कि हॉरिजेंटल रो है, और वर्टिकल जो ग्रुप है वो 18 है। दोस्तों,
लेड को एंटी नॉकिंग एजेंट की तरह यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 102, पीरियोडिक टेबल में किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते समय एटम की कौन सी प्रॉपर्टी बढ़ती है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, आयनाइजेशन पोटेंशियल, एटॉमिक रेडियस, नॉन मेटेलिक करैक्टर। तो इसका आंसर होगा एटॉमिक रेडियस। दोस्तों आप देख सकते हैं कि किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे तरफ आते समय एटॉमिक रेडियस बढ़ती है। 103वां क्वेश्चन, पीरियोडिक टेबल में किसी भी पीरियड से लेफ्ट से राइट जाते समय एटम की कौन सी प्रॉपर्टी बढ़ती है? मेटेलिक करैक्टर, एटॉमिक साइज, रेडियो नेगेटिविटी, ऑक्साइड बेसिक नेचर। तो इसका आंसर होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दोस्तों लेफ्ट से राइट की तरफ जाते समय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, बाकी मेटेलिक करैक्टर भी घटता है, रेडियस भी घटती है। 104वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गलत का चयन कीजिए। सेम ग्रुप में सेम वैलेंसी होती है, नोबल गैस की रेडियस सबसे ज़्यादा होती है, जिस एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे वह साइज में बड़ा होगा, मेटेलिक करैक्टर ज़्यादा होने पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। तो इनमें से गलत है वो है जिस एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे वहाँ अट्रैक्शन पावर ज़्यादा हो जाएगी, जिस कारण साइज छोटा होगा। निम्नलिखित में से गलत का चयन कीजिए। सिंथेटिक रबड़ नियोप्रीन है, आर्टिफिशियल सिल्क नायलॉन है, टेफ्लॉन पॉलीटेट्राफ्लोरो इथाइलिन, पेट बोटल्स पॉलिएस्टर की होती है। तो इनमें गलत है वो है आर्टिफिशियल सिल्क। दोस्तों आर्टिफिशियल सिल्क रायोनोन रहता है, इसे बैम्बू सिल्क भी कहा जाता है। 106वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गलत का चयन कीजिए। हाइड्रोजन के पास एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता, फोटोन एटम का भाग नहीं है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, नोबल गैस में बैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं होते। तो इनमें से गलत है वो है ऑप्शन 4। दोस्तों नोबल गैस में बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। हीलियम को छोड़कर बाकी सभी में 8 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि हीलियम में 2 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। 107वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गलत का चयन कीजिए। फिजिकल रिएक्शन रिवर्सिबल होती है नेचर में, फिजिकल रिएक्शन स्पेसिफिक होती है नेचर में, केमिकल रिएक्शन में हाई एक्टिवेशन एनर्जी लगती है, केमिकल रिएक्शन लैंगुएर एडजॉर्प्शन पर निर्धारित है। तो इनमें से गलत है वो है फिजिकल रिएक्शन स्पेसिफिक इन नेचर। दोस्तों केमिकल रिएक्शन होती है वो स्पेसिफिक होती है नेचर में, फिजिकल रिएक्शन स्पेसिफिक नहीं होती। फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में हम देखते हैं, जैसे पेड़ का काटना। तो पेड़ के काटना एक फिजिकल चेंज है, पहले भी लकड़ी थी और बाद में भी लकड़ी ही मिलेगी। मेल्टिंग ऑफ बटर इन द पैन, पैन में बटर मेल्टिंग हो गया तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी कोई भी चेंज नहीं होगी, वो बटर ही होगा। बॉइलिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म स्टीम, डिजोल्व कॉमन साल्ट इन वाटर, वाटर में साल्ट मिलाएंगे, अगर उसको गर्म कर दिया तो साल्ट और वाटर फिर से अलग हो जाएंगे। तो एक फिजिकल चेंज है जो रिवर्सिबल हो सकता है। केमिकल चेंज जैसे रस्टिंग ऑफ अलमारी, अलमारी या फिर आयरन को जंग लग जाए तो वापस आयरन नहीं बन सकता। बर्निंग ऑफ पेपर एंड वुड, पेपर या वुड को बर्न कर दिया, राख बन जाएगी, राख से वुड या पेपर बनाना मुश्किल है। 108वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है? एवोल्यूशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, रिलेटेड एक्सपेंशन इन वेपर प्रेशर, ऑस्मेटिक प्रेशर। तो इनमें से जो गलत है वो है ऑप्शन 3। दोस्तों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सोल्यूट और सॉल्वेंट के रेशो पर डिपेंड करती है। अगर नॉर्मल से ज़्यादा सोल्यूट हो गया तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी शो करेगा, जिसमें फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट एवोल्यूशन हो जाएगा, ऑस्मेटिक प्रेशर आ जाएगा, वेपर प्रेशर लोअरिंग होता है ना कि एक्सपेंशन। तो ये चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के उदाहरण हैं। उदाहरण के लिए देखते हैं कि मान लो पानी है, पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री और फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस, लेकिन पानी में पानी को चीनी का सोल्यूशन बना दिया तो इसमें सोल्यूट की मात्रा बढ़ गई, इसके कारण उसमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आ जाएगी। अब वो 100 डिग्री पर ना उबलेगा, यानी 100 डिग्री से बाद में उबलेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट में एवोल्यूशन हो गया, और ना ही वो 0 डिग्री पर जमेगा, तो 0 डिग्री से कम पर जमेगा, इसलिए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो गया। ऑस्मेटिक प्रेशर और वेपर प्रेशर भी चेंज होगा उसका।
109वां क्वेश्चन, H2O लिक्विड होता है जबकि H2S एक गैस है। दोस्तों, ऑक्सीजन और सल्फर दोनों एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं, लेकिन H2O एक लिक्विड फॉर्म में होता है जबकि H2S एक गैस है। ऐसा इसलिए क्योंकि H2S हल्का है जबकि H2O भारी है। H2S में वीक वंडरवाल फोर्स होती है, H2O में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड होती है, बोथ 2 एंड 3। तो इसका आंसर होगा बोथ 2 एंड 3। दोस्तों, सल्फर हैज़ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इसके कारण जो S और H के बीच में जो पोलर बॉन्ड बनता है वो स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाता O और H के जितना। इस कारण H2OS तो गैस हो जाता है। 110वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? लायोफोबिक कोलाइड्स ज़्यादा स्टेबल होते हैं लायोफिलिक से। सोप में माइसेल का बनना एक एसोसिएटेड कोलाइड का उदाहरण है। ब्राउनिंग मूवमेंट में जिग जैग मोशन होता है। कोगुलेटिंग पावर वैलेंसी के स्केयर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो इनमें से जो गलत है वो है ऑप्शन फर्स्ट। दोस्तों, लायोफिलिक कोलाइड ज़्यादा स्टेबल होते हैं लायोफोबिक से। लायोफिलिक और लायोफोबिक कोलाइड के बारे में हम जानते हैं। कोई भी कोलाइडल सॉल्यूशन में दो फेज होती है, एक डिस्पर्स फेज और एक डिस्पर्सन मीडियम। दोस्तों, डिस्पर्स फेज को हम सोल्यूट कह सकते हैं जबकि डिस्पर्सन मीडियम को सॉल्वेंट कह सकते हैं। यानी डिस्पर्स फेज की मात्रा कम होती है, डिस्पर्सन मीडियम की ज़्यादा होती है। जो सॉल्वेंट को अट्रैक्ट करते हैं उन्हें लायोफिलिक कहते हैं, जो सॉल्वेंट को रिपेल करते हैं उन्हें लायोफोबिक कहते हैं। अगर डिस्पर्स मीडियम की जगह हम वाटर ले लें तो इन्हीं को ही हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक के नाम से जाना जाता है। अगर दोनों में डिफरेंस की बात करें तो जो लायोफिलिक सॉल्यूशन होते हैं उन्हें आसानी से बनाया जा सकता है डायरेक्ट मिक्स, लेकिन लायोफोबिक के लिए स्पेशल मेथड का यूज़ होता है। स्टेबिलिटी की बात करें तो लायोफिलिक ज़्यादा स्टेबल होते हैं लायोफोबिक से। लायोफिलिक होते हैं वो रिवर्सिबल नेचर होते हैं जबकि लायोफोबिक इनरिवर्सिबल नेचर होते हैं। दोस्तों, लायोफिलिक या कह लो हाइड्रोफिलिक वाटर लविंग होते हैं, इसलिए हाईली हाइड्रेटेड हो जाते हैं जबकि वो हाइड्रेटेड नहीं हो पाते। लायोफिलिक ज़्यादातर ऑर्गेनिक सब्सटेंस में होता है, जब लायोफोबिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में होता है। विस्कोसिटी की बात करें तो लायोफिलिक की विस्कोसिटी मीडियम से ज़्यादा होती है जबकि लायोफोबिक की सेम ही होती है लगभग। सरफेस टेंशन की बात करें तो लायोफिलिक की सरफेस टेंशन कम होती है जबकि लायोफोबिक की लगभग मीडियम के बराबर ही होती है। 111वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीमर एडिशनल पॉलीमराइजेशन प्रोसेस से नहीं बना है? नायोन, टेफ्लॉन, पीवीसी, पेन। इसका आंसर होगा नायोन। दोस्तों, दो तरह की पॉलीमराइजेशन प्रोसेस होती है, एडिशनल पॉलीमराइजेशन और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। दोस्तों, एडिशनल पॉलीमराइजेशन में सेम टाइप के मोनोमर यूनिट जुड़कर पॉलीमर बनाती है, जबकि कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में तो डिफरेंट टाइप की मोनोमर यूनिट मिलकर पॉलीमर बनाती है और साथ ही अमोनिया, वाटर, HCl जैसे बायो प्रोडक्ट निकालती है। जैसे नाइट्रोजन की बात करें तो इसमें एडिपिक एसिड और हेक्सा मिथाइलिन डायमीन यानी दो डिफरेंट तरह की मोनोमर यूनिट 9166 बनाती है और साथ ही H2O निकालती है। इस तरह ये एक कंडेंसेशन प्रोसेस है, ना कि एडिशनल पॉलीमराइजेशन प्रोसेस। बाकी टेफ्लॉन, पीवीसी पेन में एडिशनल पॉलीमराइजेशन प्रोसेस होती है। 112वां क्वेश्चन, मैडम क्यूरी ने किसकी खोज की थी? रेडियम, क्यूरी टेम्परेचर, पोलोनियम, ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। मैडम क्यूरी रेडियो एक्टिव फील्ड में बहुत ही एक बड़ी वैज्ञानिक थी। इन्हें फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में नोबेल पुरस्कार मिला है। दोस्तों, इसके अलावा इनके पति और उनकी बेटी को भी नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल में कुछ स्थान इक्का खाली छोड़े थे, जिनकी जगह बाद में किसने ली? तो दोस्तों, मेंडलीव ने जब पीरियोडिक टेबल बनाई थी तो कुछ स्थान खाली छोड़ दिए थे, जैसे कि इका ब्रोन छोड़ा था जिसकी जगह बाद में स्केलेडियम ने ले ली थी। इका सिलिकॉन छोड़ा था जिसकी जगह बाद में जर्मेनियम ने ले ली थी। इका एल्यूमिनियम छोड़ा था जिसकी जगह गैलीनियम ने ले ली थी। तो तीनों सही है। दोस्तों, मेंडलीव ने अंदाज़ा लगाया था कि इस तरह के आने वाले समय में कुछ एलिमेंट हो गए तो ये इनकी जगह ले सकते हैं, जैसे कि इका एल्यूमिनियम जो कि अब गैलियम है। मेंडलीव ने अंदाज़ा लगाया था कि इसका एटॉमिक मास लगभग 68, मेल्टिंग पॉइंट लो होगा,
ये ऑक्साइड इस फॉर्मूले से बनाएगा, क्लोराइड इस फॉर्मूले से बनाएगा, इस तरह रखा था। लेकिन बाद में जब गैलियम मिला तो इसका ऑब्जर्वेशन लगभग ठीक निकली। इस तरह मेंडलीव ने पहले ही कुछ जगह छोड़ दी थी। निम्नलिखित में से गलत स्पिक्स का चयन कीजिए। एल्कोहल में OL, एल्डिहाइड में AL, कीटोन में 1, कार्बोक्सिलिक एसिड में LIC। तो इनमें से गलत है वो कार्बोलिक एसिड में LIC। दोस्तों, एल्केन में ANE लगता है, एल्काइन में ENE लगता है, एल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड होता है उसमें YNE लगता है, एल्कोहल में OH सिंबल होता है स्ट्रक्चर में, स्पिक्स में O लगता है, स्पिक्स मतलब जो बाद में लगता है। एल्डिहाइड में AL, कीटोन में 1, नाइट्राइल में नाइट्राइल, कार्बोक्सिलिक एसिड में OIC लगता है, ना कि LIC। 115वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? तो वेकेलाइट एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, PVC थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है, नॉन फाइबर्स पॉलीमर है, मेलानाइन इलास्टोमर पॉलीमर है। तो इनमें से गलत है वो है मेलानाइन। मेलानाइन एक तरह का थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। अब देखते हैं थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर और थर्मोसेटिंग पॉलीमर के बीच में डिफरेंस। दोस्तों, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर में ज़्यादातर एडिशनल पॉलीमराइजेशन प्रोसेस होती है, जबकि थर्मोसेटिंग में कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होती है। अगर हम थर्मोप्लास्टिक को गर्म करें तो वो सॉफ्ट हो जाएंगे और अपनी शेप को भी दोबारा रीगेन कर सकते हैं, लेकिन थर्मोसेटिंग में वो सॉफ्ट नहीं होंगे और एक बार वो जल गए या बर्न हो गए तो वापस अपनी शेप को रीगेन नहीं करेंगे। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर का मेल्टिंग पॉइंट भी कम होता है और टेंसाइल स्ट्रेंथ भी कम होती है, जबकि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की टेंसाइल स्ट्रेंथ और मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर का मोलिकुलर वेट कम होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से, जबकि थर्मोसेटिंग का ज़्यादा होता है मोलिकुलर वेट। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर में एग्जांपल है पॉलीस्टीरीन, टेफ्लॉन, नाइलॉन, आर्कलिंक्स। तो इसका एग्जांपल है थर्मोसेटिंग के एग्जांपल है बेकलाइज्ड रबर, बेकेलाइट, पॉलीयूरेथीन, इपॉक्सी रेजनिंग, विनाइल एस्टर रेगिन। 116वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गलत का चयन कीजिए। बेस प्लस मेटल मिलकर साल्ट और वाटर निकालते हैं। ऑल अल्कली आर बेस बट और बेस आर नॉट अल्कली। डर्मिकुल पाउडर में बोरिक एसिड होता है, आंवला में सिट्रिक एसिड प्लस एस्कॉर्बिक एसिड होता है। दोस्तों, जब बेस मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वह साल्ट और हाइड्रोजन गैस निकालता है, ना कि वाटर। दोस्तों, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस होती है जब एसिड और बेस मिलते हैं तो साल्ट और वाटर निकाल देते हैं, इसे न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। लेकिन न्यूट्रलाइजेशन का मतलब ये नहीं है कि pH 7 हो जाए। जैसे पहले केस में तो न्यूट्रल NaCl बन गया, pH 7 हो जाएगी, 7 हो जाएगी। लेकिन दूसरे केस में वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है, तो बेस स्ट्रॉन्ग है, इसलिए जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो बेसिक होगा, तो इसमें pH 7 से ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस तो है, तो न्यूट्रलाइजेशन का मतलब pH 7 होना नहीं होता। 117वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गलत का चयन कीजिए। मोलिलिटी तापमान के बढ़ने पर बढ़ती है, मोलिलिटी तापमान बढ़ने पर घटती है, नॉर्मलिटी तापमान के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, वेपर प्रेशर तापमान बढ़ने पर बढ़ता है। तो इनमें से गलत है वो है ऑप्शन फर्स्ट। दोस्तों, मोलिलिटी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती, तो इसलिए तापमान बढ़ने या घटने पर वो उस पर कोई असर नहीं होता। अगर हम मोलिलिटी और मोलिलिटी के बीच में डिफरेंस देखें तो मोलिरिटी होती है नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन पर लीटर ऑफ सोलवेंट, यानी पर लीटर में कितने मोल डिजोल्व हुए हैं, और वहाँ पर हो जाए पर केजी में, यानी इसमें नीचे वॉल्यूम आ गई, उसमें केजी यानी वेट होगा। तो नंबर ऑफ मोल होते हैं हमेशा जो वेट कितना है सोल्यूट का बाई में मोलिकुलर वेट, बाई में वॉल्यूम, इनटू में 1000 लगा दिया। उसी तरह उसमें नंबर ऑफ मोल थे, इस जगह हम वेट ऑफ सोल्यूट बाई में मोलिकुलर वेट और वेट इनटू में 1000 लगा दिया। कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होगी, और वॉल्यूम इंक्रीज होगी तो मोलिरिटी डिक्रीज होगी।
लेकिन टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेट पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, वेट पर कोई इफेक्ट नहीं होगा तो मोलिडिटी पर भी कोई इफेक्ट नहीं होगा, इसलिए मोलिडिटी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती। क्वेश्चन नंबर 118, निम्नलिखित में से गलत का चयन कीजिए। तो जो ओर में इम्प्योरिटी होती है उन्हें गैंग कहते हैं। हाइड्रोलिक वॉशिंग ऑफ ओर में ग्रेविटी सेपरेशन होता है। सल्फाइड ओर के लिए फ्लोट फ्लोटेशन मेथड का यूज होता है। लीचिंग में रिमूवल ऑफ सोल्यूबल इम्प्योरिटी फ्रॉम इनसोल्यूबल नोबल मेटल लाइक गोल्ड और सिल्वर। तो गोल्ड और सिल्वर यानी सोना और चांदी में से सोल्यूबल इम्प्योरिटी को अलग किया जाता है, तो इनमें से गलत है वो ऑप्शन 4। दोस्तों लीचिंग में गोल्ड और सिल्वर में से इनसोल्यूबल इम्प्योरिटी को अलग किया जाता है। गोल्ड और सिल्वर तो सोल्यूबल हो जाएंगे, लेकिन इम्प्योरिटी इनसोल्यूबल होगी, इसमें सोल्यूबल रख रखा है, इसलिए गलत है। दोस्तों लीचिंग प्रोसेस में सोडियम साइनाइड का यूज होता है। तो सोडियम साइनाइड में गोल्ड या सिल्वर मिक्स हो जाते हैं, यानी सोल्यूबल हो जाते हैं। अब सोल्यूबल हो जाएंगे तो जो इम्प्योरिटी है वो इनसोल्यूबल होगी। जब इसे मेम्ब्रेन में से पास किया जाता है तो गोल्ड सोल्यूबल हो चुका है, इसलिए मेम्ब्रेन में इसके पास हो जाएगा, लेकिन इम्प्योरिटी मेम्ब्रेन में से पास नहीं होगी। 119वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही एस यानी और नहीं है। लेड का गैलेनाना होता है, कॉपर का ट्यूरोनोइस होता है, कोबाल्ट का मेलाकिट्स होता है, जिंक का सल्फारिट होता है। तो इनमें से गलत है कोबाल्ट का। दोस्तों मेलालिट कॉपर का और होता है, ना कि कोबाल्ट का। दोस्तों आप मेटल और उनके ओर के बारे में और उनकी कंपोजिशन देख सकते हैं, जैसे एल्यूमिनियम का बॉक्साइड, क्रोमियम का क्रोमेट, कॉपर का मेलानाइट हो गया, आयरन का हेमेटाइट और मैग्नेटाइट हो गया, लेड का गैलेना हो गया, मर्करी का सिल्वर हो गया। इस तरह आप देख सकते हैं। 120वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गलत का चयन कीजिए। टीएनजी की फुल फॉर्म होती है ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। टीएनपी की होती है ट्राई नाइट्रोफिनोल। टीएनटी की होती है ट्राई नाइट्रोटोन्यून। आरडीएक्स की होती है रेडियो एक्टिव डायनेमिक एक्सप्लोजिव। तो इनमें से गलत है ऑप्शन 4। दोस्तों आरडीएक्स की फुल फॉर्म होती है रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोजिव या फिर रॉयल डिमोलिशन एक्सप्लोजिव। आरडीएक्स को नाइट्रिक और हेक्सागोन भी कहा जाता है। इसका जो केमिकल नेम है वो होता है 135 ट्राई नाइट्रो 135 ट्राई एजीन। ये वाइट पाउडर होता है और बहुत ही एक्सप्लोजिव होता है। 121वां क्वेश्चन, एटॉमिक थ्योरी के संबंध में गलत कथन कौन सा है। तो नील बोर मॉडल में कहा गया है कि एटम एक गोलाकार यानी स्फीयर नेचर का है। डेल्टन मॉडल में एटम को स्मॉलेस्ट पार्टिकल बताया गया है। थॉमसन मॉडल वाटरमेलन मॉडल भी कहा जाता है। रदरफोर्ड मॉडल में कहा गया है कि एटम का मोस्ट ऑफ स्पेस पॉजिटिव नेचर का होता है। तो इनमें से गलत है वो ऑप्शन 4 है। एटम का मोस्ट ऑफ स्पेस खाली होता है, ना कि पॉजिटिव नेचर का। पॉजिटिव नेचर का थोड़ा सा स्पेस होता है, जिससे अल्फ़ा रे यानी अल्फ़ा भी पॉजिटिव होती है और पॉजिटिव नेचर से टकरा कर वापस आ जाती है, जबकि कई रेज सीधे बिना टकराए चली जाती है। इससे ये पता चलता है कि मोस्ट ऑफ स्पेस खाली है, जबकि कुछ रे डिफ्लेक्ट होती है। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।